नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, है ना। काफ़ी समय बाद आपसे आज बात करने का मौका मिल रहा है। और जैसा का मेरी सर से बात हुई है, आपके लक्ष्य सर से, उन्होंने बताया कि सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं आपके लगभग। शायद एक दो बचा होगा, जो भी है ना। उन्होंने बहुत मेहनत की भाई आप लोग के लिए। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि भाई उनके मेहनत को सराहना करना आप लोग सभी, ठीक है। और लास्ट लास्ट टाइम मेरी जब बात हुई थी सर से, तो बताए थे कि लगभग कंप्लीट हो गया, जो भी छूटा है वो कंप्लीट करा देंगे वो। उन्होंने मुझसे बोला था कि सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आप एक वीडियो कंप्लीट कर दीजिएगा, तो उसी को लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। और तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का जो क्लास आपका होने वाला है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होने वाला है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत ज़्यादा तो पढ़ नहीं पाए हैं। आप लोग को पता होगा कि मैंने डिफेंस पढ़ा है, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया था। और उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ाया है, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया था, ठीक है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया है, और नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ाया है, और शायद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पढ़ाया है। तो यहाँ पे जो भी चैप्टर आपके होंगे वो कुछ इसी से संबंधित होंगे, ठीक है। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो हम लोग जो शुरुआत करेंगे, तो पहला जो आपका टॉपिक आज रहेगा, वो टॉपिक आपका ये रहेगा कि जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी का ही आज आपका पहला चैप्टर है, ठीक है। और इसी चैप्टर को पहले क्लियर करेंगे, अगर समय रहता है तो इसके बाद भी हम लोग टॉपिक कंप्लीट करेंगे जो भी हो पाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। और एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है, और 1 से 2 दिन के अंदर आपके जो है एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान बनाए रखिएगा और अपना अपना सेंटर वगैरह देख लीजिएगा सब लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं, है ना। तो यहाँ जो पहला टॉपिक है आपका, वो टॉपिक है जीन और संबंधित अवधारणा है, ठीक है। और जीन के बारे में जब आप समझें, तो मैंने आपसे क्लास में भी बात की है कि अगर आप क्रोमोसोम की बात करें या गुणसूत्रों की बात करें, तो अगर आप इसको भी खींच करके देखें तो ये किसका समूह होता है? ये आपका होता है डीएनए का समूह, ठीक है। और डीएनए को जब और आप खींच के देखें तो आपको क्या मिलेगा? जीन मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि जीन जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए के खंड के जो बात कर रहा है, उसमें ये कह रहा है कि यहाँ पे डीएनए और आरएनए के बीच की तुलना की बात कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि डीएनए यहाँ पे जो दिया गया है आपका, वो नाइट्रोजन बेस दिया गया है। डीएनए इसके अलावा भी कई जैसे शर्करा जो अणु हैं यानी शुगर डीऑक्सीराइबोज हैं, उसके टाइप में आपको देखने को मिलेगा, या फिर आपको फॉस्फेट समूह के रूप में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो दिया गया है डीएनए, वो डीएनए आपका दिया गया है नाइट्रोजन बेस के रूप में, जिसमें आपने बात की, मैंने आपसे पहले भी बताया कि एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, ये सब क्या है। जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है? डीएनए है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? आपके ये जीन है। तो ये जो जीन है इनका मिलकर के एक समूह बनता है, और इसी समूह को पूरे एक उसमें, जैसे मान लीजिए कोई जीव है और उसमें जो मिलकर के जो जीन होते हैं, वो जो समूह बना रहे हैं, उसको क्या कह देते हैं? जीनोम कह देते हैं। याद रखिएगा इस बात को, चूँकि आगे आएगा ये। उसी में जब आप आरएनए की बात करते हैं, तो आरएनए का मतलब ये है कि यहाँ पे जो थाइमिन है ना, उसकी जगह पे यूरेसिल हो जाएगा। यानी कि जो थाइमिन यहाँ पे है डीएनए में, उसकी जगह पे क्या हो जाएगा? यूरेसिल। और जो डीएनए आपका, ये डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स होता है, यानी कि जैसे आपने ये कभी भी देखा होगा तो डबल हेलिक्स दिखेगा, लेकिन जो आरएनए होगा वो हमेशा सिंगल हेलिक्स होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर डीएनए और आरएनए का बात किया गया है। बहुत ज़्यादा डीप में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी कोशिश हो सकेगी मैं उतनी ही कोशिश करूँगा, और मुझे जो लगेगा कि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, मैं कोशिश वहीं से करूँगा आपके ज़्यादा समझाने की, ज़्यादा डीप में जाने की, ठीक है। तो
मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि यहाँ से कोई भी प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, यहाँ आपसे आगे बात की गई है कि जो जीनोम एडिटिंग है ना, उसके बारे में बात की गई है। मैंने आपको क्लास में एकदम क्लियरली बताया था कि जब आपको बायोटेक्नोलॉजी मैंने पढ़ाया था ना, अगर आप उतना कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा, उसको अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो यकीन मानिए कि उससे प्रश्न बाहर जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे लगभग आएगी, मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होगी ना, मैं वही आपसे बात करूँगा। तो जब मैं अगर जीनोम एडिटिंग की बात करूँगा, इसका मतलब ये है कि आपके जो जीन है ना, उसमें एडिटिंग की बात हो रही है। और उसमें एडिटिंग बात होने का मतलब क्या है, आपसे बात की थी ना मैंने कि पुनर्संयोजन तकनीक यानी रिकॉम्बिनेट टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेट टेक्नोलॉजी की मैंने आपसे बात की थी, ये काफ़ी ब्रॉड थ्योरी है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके डीएनए हैं या जीन्स हैं, उसमें परिवर्तन करके या कुछ तरीके से सारी चीज़ें जब की जा रही हैं, तो उसी में सारी चीज़ों को लेकर के बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ जो जीनोम एडिटिंग की बात हो रही है, इसमें कहा गया है कि इसे जीन एडिटिंग के नाम से भी जाना जाता है, और इसके बारे में डीएनए को एडिट करने के शारीरिक लक्षणों में, जैसे कि आंखों के रंग बदलाव, अन्य बीमारी का खतरा भी कम हो सकता है। मैं आपसे क्लियरली बात कर चुका हूँ कि मान के चलिए कि आपके जो जीन है ना, वो हर एक चीज़ के लिए एक डिफाइन है कि कौन सा जीन किसके लिए काम कर रहा है। ठीक है, यानी आपके अंदर जितने भी गुण हैं ना, वो सब आपके माता पिता से आपको मिले। और वो माता पिता से क्यों मिले, क्योंकि उनके जीन आपके अंदर समाहित हैं, वो सारे जीन आपके अंदर हैं। अब इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे जीन एडिटिंग के बारे में, तो जैसे आपने कई सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, मैंने आपको बताया भी है कि जीन एडिटिंग करने के मतलब से ये होता है कि आप सारी चीज़ों को एकदम, जैसे मान के चलिए कोई बीमारी है या जेनेटिक बीमारी है या फिर कोई भी ऐसे लक्षण है जिसके जो विकार से आपको दिक्कत हो सकती है, तो वहाँ पे एडिटिंग करके वो सारी चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पे दिया गया है कि जो जीनोम एडिटिंग की प्रमुख प्रौद्योगिकियाँ हैं, उसके बारे में आपको बताया गया है। तो क्रिस्पर Cas9 यहाँ पे दिया गया है, बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्रिस्पर Cas9 के बारे में। याद आ रही क्लास ना आपको, क्रिस्पर Cas9। ठीक है, इसके आगे भी चीज़ें हैं, और ये मैंने आपको बताया था कि क्या है, एक आणविक कैंची है ये। क्या है ये, आणविक कैंची। क्या करती है ये, तो ये क्या करती है, जीन एडिटिंग करती है ये। कैसे करेगी, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए एडेनिन, ग्वानिन और तो मैंने आपको जब बताया था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है क्लास में आपको बताया था, AGC और CGA, यानी एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन। अब मैं अगर आपको कहूँ कि यहाँ पे अगर मैं आणविक कैंची का प्रयोग कर सकता हूँ, तो क्या आपको दिख रहा होगा AGC या CGA या AGC, क्या यहाँ से युग्म बन रहा है, क्या बहुत इजीली मैं यहाँ से इसको क्रॉप कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से आपके जितने भी आणविक कैंची हैं या जो भी माध्यम है उसको कट करने का, तो एक सुविधाजनक चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं। तो यहाँ पे क्रिस्पर Cas9 के बारे में बताया गया, जो मैं आपको बहुत पहले बता भी चुका हूँ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समय इस पर नहीं लेंगे। याद रखिएगा, आपसे यूपीएससी में प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि जीनोम अनुक्रमण के अनुप्रयोग क्या हैं। तो पहला अनुक्रम जो अनुप्रयोग क्या है कि पूर्वानुमानित निदान और व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा। याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें स्वास्थ्य सेवा के लिए की जा रही हैं। जो भी आपसे संबंधित चीज़ें की जा रही हैं, यानी कि जो बायोटेक्नोलॉजी की बात है, किससे संबंधित हो सकती है, आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती है। ठीक है, तो जब स्वास्थ्य की बात की जाएगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे अनुप्रयोग में ये काम होगा। पितृत्व परीक्षण की बात होगी, यानी जैविक संबंधों की पुष्टि की जा सकती है। जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए आपके डीएनए टेस्टिंग की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, जीन की बात हो रही है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि जैविक संबंधों की पुष्टिकरण हो सकता है। ठीक, यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए भी हो सकता है,
कुछ ना समझ में आए तो आप मान के चलिए कि कृषि में तो योगदान होगा ही होगा, जहाँ टेक्नोलॉजी की बात है। ठीक, तो यहाँ पे दिया गया है कि उपज, जो उच्च उपज के लक्षणों की पहचान के बारे में, जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता, जलवायु लचीलापन के लिए फसलों के सुधार के किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अनुप्रयोग दिए हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि मान के चलिए कि जीन और संबंधित जो अवधारणाएं हैं उसके बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ये इसके जो अनुप्रयोग हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, तो आपको सीधे सीधे बता देना है कि अनुप्रयोग क्या हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अनुप्रयोग के बारे में बात की है, इससे ज़्यादा डीपली आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, अब जो आपका अगला टॉपिक है वो है चिकित्सा में 2024 के जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उसके बारे में यहाँ पे आपसे बात की गई है। ठीक है, अब उसके बारे में बात की गई है तो नोबेल पुरस्कार आप समझते होंगे क्या है नोबेल पुरस्कार, मुझे इस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है आपसे। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो चिकित्सा के मामले में जो आपको नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं वो नोबेल पुरस्कार जो विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुकुन को जो है संयुक्त रूप से 2024 का फिजियोलॉजी नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और यह पुरस्कार माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया है, यानी एमआरएनए के लिए दिया गया है। जो आपका माइक्रो आरएनए है उसकी खोज जिन्होंने जो है एम्ब्रोज और जो गैरी हैं उन्होंने मिलकर के की थी, और इसी के लिए इनको क्या दिया गया है, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको जानने की इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि है, कि आपसे सिर्फ यही पूछ लिया जाएगा अगर पूछा जाएगा तो कि चिकित्सा के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि जो चिकित्सा नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है वो किससे संबंधित है, तो आपको बता देना है कि माइक्रो आरएनए की खोज से संबंधित है। ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपसे यहाँ पे कुछ ज़्यादा पूछेगा। ठीक, यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है जीन, जो आपका रेगुलेशन है ना उसके बारे में, जीन रेगुलेशन का उदाहरण। देखिए, जीन रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि कोशिका में यह नियंत्रण करना कि कौन सा जीन कब सक्रिय और कब निष्क्रिय होगा। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा कि जो डीएनए है इसके बारे में जीन की बात की गई है, और उसके बाद आपको दिखाया गया है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे समझाया गया है। तो अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जीन रेगुलेशन के बारे में अगर बात की गई तो वह प्रक्रिया जिसके जो है माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि कौन से जीन किस समय किस स्थान और किस मात्रा में प्रकट होंगे। ठीक है, जीनोम में कई जीन शामिल होते हैं। ठीक है, जैसे आपका अगर जीन है और जहाँ पे आपको जीनोम लिखा मिले, ठीक है, सॉरी इसके लिए, तो अगर जीनोम लिखा मिले तो उसका मतलब ये है कि मान के चलिए कि मानव है। ठीक है, उसके जितने भी जीन का जो समूह होगा ना वो क्या कहलाएगा, जीनोम कहलाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं कि जो जीन है उसका रेगुलेशन का उदाहरण मैंने आपको बता दिया है कि क्या होगा कि कोशिका में एक नियंत्रण करना कौन सा जीव जैसे कब सक्रिय और कब जो है निष्क्रिय होगा, ताकि वो सही समय पर प्रोटीन बन सके। यानी कुछ मिलाकर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जैसे कि अभी आपको आगे टॉपिक में मिलेगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें ज़रूर दिया होगा क्योंकि चर्चा में रहा था प्रोटीन के लिए। ठीक है, तो मैं अभी बात करूँगा आपसे आगे। फिलहाल यहाँ पे ये समझिए कि जीन रेगुलेशन के बारे में बात की गई है, और ये उसी एमआरएनए की बात हो रही है जो कि आपको नोबेल पुरस्कार की बात की गई है। ठीक है, तो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो आपसे ये पूछा जाएगा कि नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया। ठीक है, और अगर दिया गया तो किस क्षेत्र में दिया गया, बात, इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अच्छा, मैं आप सभी से ना एक अनुरोध करूँगा कि जो आपसे क्लास में जो पढ़ाया गया है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्लास, उसमें मैंने जो लिखवाया ना उस कॉपी को आप निकाल करके तभी इस क्लास को करिए। ठीक है, सामने रख लीजिए उसको ओपन करके, और उसमें मैंने आपको एक टेक्नोलॉजी पढ़ाई है कि रिकॉम्बिनेट टेक्नोलॉजी। ठीक है, उस टेक्नोलॉजी के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और मैंने लगभग सारी चीज़ें आपको बताई हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपका अगला टॉपिक है वो टॉपिक है आपका आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसलें, और मैं आपको ये करा चुका हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है।
DMH11 के बारे में, जो मैंने आपको बताई थी कि एक ये जो सरसों होती है, ठीक है, और मैंने आपको कहानी भी सुनाई थी। मैंने बताया था कि किस तरीके से इसकी शुरुआत की गई, फिर सुप्रीम कोर्ट मतलब जो है किसने PIL फाइल कर दी, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। तो यहाँ पे उसी के बारे में चर्चा है, ठीक है, कुछ अलग नहीं दिया गया है यहाँ पे। देखिए यहाँ दिया है कि सुर्खियों में क्यों रही। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट 2022 में अनुवांशिक रूप से संशोधित GM फसलों की जो सरसों है ना, उसके बारे में एनवायरमेंटल रिलीज की मंजूरी दे दी है। मैंने आपको बता चुका हूँ ये कहानी, ठीक है। उसके बारे में आपको यहाँ दिया है कि DMH11 के बारे में क्या है ये। तो DMH11 को सेंटर फॉर जेनेटिक जो मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स यानी दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया। मैं ये सारी चीज़ें आपको लिखवा भी चुका हूँ, ठीक है। इससे पहले GM जो खाद्य फसल है उसके व्यावसायिक मार्ग में प्रस्तुत किया गया था, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं। मैं आपको बस ये बता दूं कि GM फसलें आपने सुना होगा, ठीक है। तो आपने GM सुना है और आपने BT सुना होगा, ठीक है, ये दोनों आपने सुने हैं। तो GM का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड और BT का मतलब है बैसिलस थुरेजेंसिस, जो बैक्टीरिया है आपका, बैसिलस थुरेजेंसिस जो बैक्टीरिया है, उसके जीन का एक जो प्रोटीन के रूप में अगर प्रयोग किया जाता है तो वो आपका BT के रूप में प्रयोग होता है। लेकिन अगर उसके किसी भी जीन में संशोधन करके या मॉडिफाई करके अगर कोई संशोधन किया जाता है तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाता है, तो GM हो जाएगा और BT हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा BT बैगन, ठीक है, और आपने सुना होगा BT कपास, ये सब सुने होंगे आपने, ठीक है। तो यही सारे अंतर हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं हो रहा, लेकिन जो उसमें जो बैक्टीरिया है ना, उसमें जो बैक्टीरिया का प्रयोग है या उसके किसी भी BT जीन का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो बैसिलस थुरेजेंसिस बैक्टीरिया है उसके किसी भी जीन का प्रयोग उसमें किया जा रहा है, ठीक है, इसीलिए। और अगर मैं बात करूं आपके जो GM की बारे में, तो वहाँ पे जो यूज हो रहा है तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है उसके बारे में यूज हो रहा है। और उसमें या तो वर्नेज या तो बस्टर नामक कोई एक जीन हो सकता है, या कोई एक जो है वो क्या कह सकते हैं उसको, जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई एक वो हो सकती है चीज़ें, तो उसके बारे में यहाँ पे कह सकते हैं आप, ठीक। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। तो ये GM फसलों के बारे में मैंने आपको सरसों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मैंने आपको सरसों के बारे में नहीं बताया। तो मुझे नहीं लगता कि इसको बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, ठीक है। BT कॉटन या पहली गैर खाद्य और व्यावसायिक खेती के लिए 2002 में इसे स्वीकृत GM फसल माना गया था, किसको, BT कॉटन को, ठीक है। और जो आपकी DMH11 है वो सरसों की 2 किस्में हैं, वरुणा और पूर्वी यूरोपीय अर्ली हीरा 2। मैंने आपको ये दोनों चीज़ें लिखवाई हैं, अगर आपको याद होगा तो इसके क्रॉसिंग से ये बनवाया गया है, ठीक है। बेसिकली कुल मिला के बात ये है कि देखिए हमारी जो सरसों है ना, उस सरसों के लिए अगर आपको देखा जाए कि सबसे बड़ी समस्या क्या बनी हुई थी, खरपतवार था। और इसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया कि इसके जीन में कुछ चेंज किए, और जीन में चेंज करने के बाद क्या किया गया कि वहाँ के आसपास के जो एरिया थे ना, उसमें जो घास होती थी वो मरने लगी, ख़त्म हो गई, जैसी बात है। तो उसी के लिए हमने क्या किया कि बस इतना याद रखिए कि DMH11 क्या है या DMH11 किसकी क्रॉप है। तो आपको याद रखना है किसकी है, सरसों की, बस काम ख़त्म आपका, ठीक है। बस यहीं पे गलती कर देगा वो कि DMH गेहूँ की फसल है, कुछ ऐसे दे देगा जो आपको गलत मान लेना है, काम ख़त्म, ठीक। अब यहाँ पे इसी के लाभ दिए हैं। तो कृषि में GM विधियों के जो अपनाने के लाभ दिए गए हैं, तो आप देखना चाहें तो देख लीजिए। जैसे उपज और सुरक्षा में वृद्धि होगी, जाहिर सी बात है। अगर मान लीजिए जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर हम किसी चीज़ को करेंगे तो क्या होगा, उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ना, अगर यही नहीं होगा तो क्या मतलब है उसको। दूसरी चीज़, खाद्य पदार्थों की लागत में कमी लाने के लिए। अब लागत में कमी लाने का क्या मतलब है कि मान लीजिए हमने क्या किया कि बीज खरीदा, ठीक है, उसके बाद हम दवाइयाँ लगा रहे हैं, सारी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक ऐसा बीज हो जिससे खरपतवार जैसी चीज़ें अपने आप ही ना हो गए, तो क्या होगा, लागत में कमी आएगी ना। हमें बहुत ज़्यादा उसमें खाद नहीं लगाना पड़े, वो सारी चीज़ें नहीं करनी पड़े, तो क्या होगा, लागत में कमी आएगी। अब जैसे पोषण संबंधी गुणवत्ता, अब जाहिर सी बात है, हमने आपको बताया था कि गोल्डन राइस
क्या किया गया, इसमें न्यूट्रिएंट्स बढ़ा दिए गए। अब न्यूट्रिएंट्स जो है आपके जो पोषक तत्व हैं वो क्या किए जाएंगे, बढ़ा दिए जाएंगे। अब जीन एडिटिंग के मामले में तो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। और सूखे के प्रति सहनशीलता, जैसे मान लीजिए कि आपका राजस्थान एरिया है, अब वहाँ पे क्या है, वर्षा नहीं है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे फसल उगाए जाएं जो कि कम पानी में उगाए जा सकते हों। उसके जीन, अब जैसे मान लीजिए कोई जीन है, ठीक है, अब वो जीन जिसकी पानी की आवश्यकता ज़्यादा है, ठीक है, उसको क्या किया जाए, उसको चेंज कर दिया जाए। अगर हम चेंज करते हैं कि कम पानी वाले से, तो क्या होगा, उसको पानी की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये सब सारे लाभ उसके हो सकते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं है इस टेक्नोलॉजी में, बस थोड़ा बहुत, इतना डीपली प्रश्न आपसे पूछा भी नहीं जाता है। ये तो विजन 365 का जो भी है, कह लीजिए कि बहुत डीपली सारी चीज़ें दे देता है, इतना ज़रूरत है नहीं, ठीक है। बस बहुत ज़्यादा याद रखिएगा कि जैसे यहाँ पे दिया गया है कि DMH11 पूछ लेगा आपसे, यही गलती करेगा, जो भी ऑप्शन बनाएगा ना उसमें गलती करेगा। यहाँ पे जैसे दिया गया कि वर्णा और पूर्वी यूरोपीय अर्ली हीरा 2 के जो क्रॉसिंग से किया गया, यहाँ पे कोई एक नाम चेंज कर देगा, या फिर आपको कह देगा कि जो DMH जो 11 है ना, वो किसकी बता देगा, फसल गेहूं की बता देगा, जो कि गलत है, ठीक है। किसकी है, सरसों की। बस यही याद रखना है, और उसके लाभ आपको याद रखने हैं कि क्या क्या इसके लाभ हो सकते हैं, बस इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मुझे लगता है ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है ना, मूल्यांकन समिति, ये आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि महत्वपूर्ण हो। अगर इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करें तो ये एक वैधानिक क्या है, समिति है, याद रखिएगा, वैधानिक समिति है। और इसका गठन जो है सूक्ष्म जीवों, आनुवांशिक रूप से इंजीनियरिंग जीवों या कोशिकाओं के निर्माण या उपयोग या आयात या निर्यात और भंडार के नियमन 1989 के तहत किया गया है, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट याद रखिएगा। और अगला स्टेटमेंट जो याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से 2-3 स्टेटमेंट बनाएगा और कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगला स्टेटमेंट दे देगा कि यह नियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत है। यहाँ पे कह देगा कि मान लीजिए 1982 के तहत है, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें याद रखने का प्रयास करिएगा। संबंधित मंत्रालय है, ये कह देगा कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है, जो कि सही बात होगी, ठीक है। किसके अधीन है ये, तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है, ठीक है। और इसके बारे में आगे अगर बात करेगा इसके कार्यों के बारे में, तो आनुवांशिक रूप से इंजीनियर्ड या जो है पर्यावरण दृष्टिकोण से अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में जो खतरनाक सूक्ष्म जीवों या रिकॉम्बिनेंट के बड़े पैमाने पर उपयोग की जाने वाली गतिविधियों का जो मूल्यांकन करना। तो इस तरीके से इसके कार्य हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना अगर होगी तो इस टॉपिक से या तो DMH11 के बारे में या फिर आपसे यहाँ पे समिति के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि यहाँ से प्रश्न बनेगा। अगला टॉपिक मुझे लगता है कि थोड़ा सा महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्या है वो टॉपिक है आपका हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग। सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको सेल के बारे में पता है ना, तभी आपको समझ पाएंगे। और मैं आपसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करूँगा आपको सेल के बारे में नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। फिर भी सेल को अगर आप मुख्य रूप से देखें ना, तो आपको 3 टाइप की सेल देखने को मिलेगी। टॉपिक पढ़ाने से पहले आप पहले ये समझिए कि सेल आपकी कितने प्रकार की हो सकती हैं। तो मुख्य रूप से आपकी 3 प्रकार की सेल हो सकती हैं। पहली आपकी है सोमेटिक सेल, ठीक है। जो सोमेटिक सेल है वो सेल आपकी किस कार्य के लिए है, तो ये शरीर का क्या करती है, निर्माण। आपको बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, ठीक है। शरीर का निर्माण का मतलब क्या है कि आपको मैंने बताया कि डिवीज़न मैंने आपको पढ़ाए थे, सेल डिवीज़न, और उसमें मैंने आपको बताया था कि माइटोसिस किसको, माइटोसिस को क्या करता है माइटोसिस, तो ये जो जो मदर सेल है आपकी, वो डॉटर सेल को कन्वर्ट करती है, ठीक है। और इससे जो पुत्री कोशिकाएं आपकी निकलती हैं, वो पुत्री कोशिका जो बनती हैं, मैंने क्या कहा था कि जो मदर सेल है उसमें भी 46 गुणसूत्र होंगे और इसकी जो डॉटर सेल होगी उसमें भी 46 गुणसूत्र होंगे, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि
माइटोसिस यानी कि समसूत्री। बहुत अच्छे से बताया मैंने, ठीक है, समसूत्री। दूसरी आपकी सेल होती है, उसको कहा जाता है गैमेट सेल। क्या कहा जाता है? गैमेट सेल। ये किस लिए है? ये संतान के जनन के लिए, या कह सकते हैं आप उत्पादन के लिए, है ना। उत्पादन ही है ना, हम सब आप क्या हैं? उत्पादन ही है। तो ये गैमेट सेल यानी सोमेटिक सेल होगी और गैमेट सेल। तीसरी सेल आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है आपको, और वो सेल है आपकी स्टेम सेल, ठीक है। और स्टेम सेल के बारे में मैंने आपको बताया कि ये ऐसी सेल है जो किसी भी कोशिका को बना सकती है। याद रखिएगा, किसी भी सेल को का निर्माण कर सकती है ये, ठीक है। तो ये सेल आप तीनों समझ गए होंगे, कौन कौन सी? सोमेटिक सेल, गैमेट सेल और स्टेम सेल। तीनों सेल आपने देख ली। अब हम टॉपिक पे आते हैं। अब आप यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा कि हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग। बस इतना याद रखिए कि दक्षिण अफ्रीका है ना आपका, क्या है? दक्षिण अफ्रीका। ये एक सेकेंड, ये जो दक्षिण अफ्रीका है आपका, ये हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग को अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना आपकी बनी हुई है, ठीक। कौन सा देश? दक्षिण अफ्रीका। अब आपको ये देखना है कि हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग है क्या। तो अगर मैं हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग की अगर बारे में बात करूं, तो ये सोमेटिक सेल एडिटिंग केवल संबंधित व्यक्ति को प्रभावित करती है, जो कि हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग के तहत जर्म लाइन कोशिकाओं जैसे शुक्राणु, अंडाणु, भ्रूण में परिवर्तन किया जाता है, जिससे ये परिवर्तन आगे की पीढ़ी में आनुवंशिक रूप से शामिल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ किसकी बात हो रही है? शुक्राणु, अंडाणु और भ्रूण की बात हो रही है। मैं आपको बताया था कि सोमेटिक सेल का क्या मतलब है। सोमेटिक सेल का क्या मतलब है कि जो भी किस चीज़ के बारे में है? शरीर के निर्माण के बारे में, ठीक है, शरीर के निर्माण के बारे में याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो हेरिटेबल ह्यूमन जो जीनोम एडिटिंग है, उसके जो जर्मन लाइन कोशिकाओं के बारे में बात हो रही है, और उसके लिए शुक्राणु, अंडाणु और भ्रूण में परिवर्तन किया जाता है, जिससे ये परिवर्तन आगे की पीढ़ी में आनुवंशिक रूप से शामिल हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि क्लियरली आपसे कहा जा रहा है कि जो हेरिटेबल है ह्यूमन जीनोम एडिटिंग है, वो किससे संबंधित है? तो वो आपके जर्मन कोशिकाओं, जो जर्मलाइन कोशिकाएँ हैं, उससे संबंधित है, जिसमें शुक्राणु, अंडाणु या भ्रूण में परिवर्तन के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये आगे की जो पीढ़ी है ना, आनुवंशिक रूप से शामिल हो जाते हैं इसमें, ठीक है। आगे है कि जो हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग है ना, उसके संभावित जो उपयोग यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे रोग की रोकथाम। नोट कर लीजिएगा, ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं ना जो आपको टेक्नोलॉजी में मिल ही जाएंगे, ठीक है। जैसे रोग की बात हो जाएगी, या एडिटिंग की बात हो जाएगी, या फिर आपके जो प्रभाव की बात हो जाएगी, या इन्वायरमेंट की बात हो जाएगी, या कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके जुड़ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि रोग की रोकथाम के बारे में। अब इसके बारे में अगर आप देखें तो इसके आनुवंशिक रोग, और जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, या हस्टिंगटन रोग है, या सिकन सेल एनीमिया है, जैसे रोगों की रोकथाम की जा सकती है, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पे ज़्यादा डीप जाऊँगा समझाने के लिए, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि हेरिटेबल जो ह्यूमन जीनोम एडिटिंग है, वो 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। पहला ये कि पहला देश कौन सा बन गया है इसको लागू करने वाला, या इसको दुनिया का जो पहला देश बन गया है एडिटिंग करने वाला, जो दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। दूसरी चीज़, ये किस सेल से संबंधित है? तो सोमेटिक सेल से संबंधित है, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, इसे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा और देख लीजिए, तो इसके उपयोग के बारे में देख लीजिए, जैसे रोग की रोकथाम हो जाएगी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव तकनीक हो जाएगी, ठीक है। IVF तकनीक पढ़ाई है ना आपको, याद आ रही है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ाई है मैंने आपको, ठीक है। उसके बारे में आपसे यहाँ मैंने बात की थी, ठीक है। उसके बाद जो है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर इससे संबंधित जो एडिटिंग से संबंधित क्या की है चिंताएं की अगर बात करें आप,
तो उसमें अब अगर आप देखें तो अप्रत्याशित परिणाम या सामाजिक प्रभाव के बारे में आप देख सकते हैं। जैसे अप्रत्याशित परिणाम के बारे में देखें तो जर्म लाइन जीनोम एडिटिंग के प्रभाव वंशानुगत हो सकते हैं, ठीक है, जिससे ये प्रभाव कई पीढ़ियों तक देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, सामाजिक प्रभाव, इसमें डिजाइनर बेबी बनाना संभव हो सकता है, जहाँ बुद्धिमत्ता, रूप, रंग, एथलेटिक क्षमताएँ, विशेषताएँ आनुवांशिक रूप से शामिल की जा सकती हैं। कुछ नहीं है, कुछ भी आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको मैंने जो क्लास दी है ना, उसमें मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया है। वो कौन सा टॉपिक है, याद है? बहुत बड़ा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है। उस टॉपिक का नाम है पुनर्संयोजन तकनीक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। याद है? वो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और मैंने अब भी आपसे कहा है कि जब टेक्नोलॉजी की बात हो तो एक आयाम नहीं है इसका, कई सारे डायमेंशन इसके बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाएं, नहीं तो मैं समझाता ही रह जाऊंगा और आप समझते रह जाएंगे, ठीक। अगला आपका टॉपिक है आरएनए एडिटिंग। क्या है आपका टॉपिक? आरएनए एडिटिंग। ठीक है। और आरएनए एडिटिंग की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो आरएनए एडिटिंग कुछ नहीं है। ये मान के चलिए कि जैसे ये समझिएगा कि जो आपका डीएनए है ना, ठीक है, और डीएनए से एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए जब बनता है ना, तो ये प्रक्रिया होती है ट्रांसक्रिप्शन। क्या होती है ये? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अगर इसी प्रक्रिया को अगर हम उल्टा करें ना, तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। फिलहाल यहाँ याद रखिए कि डीएनए से अगर एमआरएनए की प्रक्रिया को करें तो इसको बोलते हैं जो है ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि एमआरएनए बनने के बाद भी उसमें कुछ बेस, ठीक है, कुछ बेस जो है बदल दिए जाते हैं या जोड़े या हटाए जाते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? आरएनए एडिटिंग, ठीक है, याद रहेगा ना। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि हाल ही में मनुष्यों में आरएनए एडिटिंग का पहला सफल नैदानिक जो है प्रदर्शन किया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसमें क्या किया कहा गया है। देखें क्या क्या है इसमें। हाँ, इसमें दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित जैव प्रौद्योगिकी कंपनी वेब लाइफ साइंसेस ने अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की कमी के इलाज की सफलतापूर्वक आरएनए डीएनए की एक आनुवंशिक विकार की है। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं कि एक सेकेंड जरा, तो हम थे एक कुछ नहीं, देखिए क्या है कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की कमी के इलाज के लिए सफलतापूर्वक जो है आरएनए एडिटिंग की है। किसने किया है? तो ये किया है आपके अमेरिका ने। याद रखिएगा इसको, अमेरिका ने किया है। जो आपका अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की कमी है या एंटीट्रिप्सिन है, अल्फा एंटीट्रिप्सिन, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो ये प्रोटीन अल्फा-1 जो एंटीट्रिप्सिन का स्तर को क्या करता है, ये बढ़ा देता है और यह यकृत व फेफड़ों को प्रभावित करता है। बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपसे जो आगे की बात करूँ, तो जैसे आरएनए है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है, उसकी एडिटिंग के बारे में यहाँ पे दिया गया है। और उसमें दिया गया है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आरएनए अनुक्रमों पर आनुवांशिक जानकारी को संशोधित किया जाता है। यह कार्य न्यूक्लियोटाइड को शामिल करके उसे हटाकर या बदलकर किया जाता है, ठीक है। आगे दिया है इसमें कि गाइड आरएनए जो जीआरएनए है के साथ एडेनोसिन या डीएनए मिनेज एक्टिंग, ठीक है, या ऑन आरएनए नामक तकनीक का उपयोग किया जाता है, ठीक है।
मेरी बात आप मानिए कि इतना पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के इतना याद रखिएगा कि इसको याद रखिएगा नाम को, अमेरिका को। दूसरी चीज़ इतना याद रखिएगा कि जो प्रोटीन अल्फा वन एंटी जो ट्रिप्सिन का स्तर क्या करता है, ये बढ़ा देता है। दूसरी चीज़ यकृत व फेफड़ों को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। बस ठीक है, इससे ज़्यादा आपको जानकारी की ज़रूरत है नहीं। ना तो आपसे आरएनए ना तो आपसे डीएनए की तुलना बिल्कुल नहीं पूछेगा ये, ठीक है। और पूछेगा तो मैंने आपको लिखवाया है साइंस की क्लास में, ठीक है। इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। आगे है अपना टॉपिक जो है ब्रिज रिकॉम्बिनेट मैकेनिज्म। ब्रिज रिकॉम्बिनेट मैकेनिज्म, अगर इसके बारे में देखें तो यहाँ पे आपको एक सिंपल सा दिख रहा होगा कि जंपिंग जीन्स। देखिए जो जीन्स है ना, वो कूद करके यहाँ आ जाएं, वहाँ पहुँच जाएं, तो इसको जंपिंग जीन्स बोलते हैं, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि ये सुर्खियों में क्यों था। तो वैज्ञानिकों ने ब्रिज रिकॉम्बिनेट मैकेनिज्म नामक जो प्राकृतिक रूप से मौजूद डीएनए एडिटिंग टूल की खोज की है। क्या है ये टूल, उसके बारे में समझते हैं। तो जो मैं आपसे कह रहा था ना डीएनए एडिटिंग टूल के बारे में, तो वो समझिए कि मैंने आपको बताया होगा, याद होगा आपको, डीएनए क्या है, एडिटिंग। कैसे होगा एडिटिंग, ऐड कैसे होगा। अगर किसी जीन में या किसी डीएनए में अगर आप चेंज करेंगे तो आपको क्या चाहिए, कुछ टूल चाहिए। तो मैंने आपको बताया था क्रिस्पर, कैसरा ने बताया था ना, ये क्या है, ये टूल ही तो है ना। तो उसी के बारे में तो पूछ रहा है यहाँ से। तो अगर आपसे मैं ये कहूँ कि डीएनए एडिटिंग टूल के जो वैज्ञानिक हैं या उन्होंने जो एक उपकरण तैयार किया है, उसकी जो उपकरण है उसी के माध्यम से जो डीएनए में चयनित रूप से बदलाव किए जाते हैं, या जैसे कट करना या हटाना या जोड़ना या बदलना, तो अगर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं उसको क्या कहा जाता है, उपकरण कहा जाएगा। इसके माध्यम से किया जाएगा, वही उपकरण है ना। तो आप इसको समझ सकते हैं। तो डीएनए संपादन तकनीक इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीएनए संपादन तकनीक, इसी को बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि जीन जंपिंग की बात कर रहा है, जंपिंग जीन्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे दिया गया है कि जंपिंग जीन्स के बारे में। तो जंपिंग जीन्स अर्थात ट्रांसपोजेबल तत्व यानी डीएनए जो अनुक्रमण होते हैं, ये जीनोम के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं या कूद सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से कूद के यहाँ आ गए, यहाँ से कूद के यहाँ आ गए, तो ये क्या है, जंपिंग जीन्स कहलाते हैं। बस यही है, ठीक है। और इसके बारे में आगे दिया है कि जंपिंग जीन्स को ट्रांसपोजेबल तत्व के नाम से भी जाना जाता है। बस यही है, और कुछ इसमें ऐसा खास नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ से कुछ पूछा जाएगा, बाकी आपका मन है, अगर आपको जानना जान लीजिए, ठीक है। देखिए आगे आपका टॉपिक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन डे वन जीनोम। यहाँ जो भी लिखा हो मैं आपको बता देता हूँ कि वन डे वन जीनोम का मतलब ये है कि एक दिन में एक व्यक्ति का जो पूरा जीनोम है ना, उसके बारे में विश्लेषण करना या उसको समझना ही क्या है, वन डे वन जीनोम, ठीक है। यह भारत में जीनोम अनुक्रमण को तेज और सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बस इतना याद रखिए, ठीक है। अगर मैं आपसे और समझाने का इसको प्रयास करूं, ठीक है, यहाँ मत ध्यान दीजिएगा, ये इस पर जो भी लिखा है उस पर बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद ब्रिक्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ब्रिक्स की प्रथम जो है स्थापना दिवस वन डे वन जीनोम पहल की शुरुआत की है, ठीक है। किसने की है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, इन सब ने मिलकर के जो है डीबीटी या फिर जो ब्रिक्स है उसने मिलकर के इसकी जो है शुरुआत की है। किसकी पहल की, वन डे वन जीनोम। लेकिन वन डे वन जीनोम है क्या, तो वन डे वन जीनोम का मतलब ये है कि एक दिन में एक व्यक्ति का पूरा जीनोम है ना, उसको पढ़ना या समझना या विश्लेषण करना ही क्या है, वन डे वन जीनोम है, ठीक है। अगर मैं भारत के बारे में बात करूँ तो यह भारत में जीनोम अनुक्रमण का जो एक तेज और सुलभ बनाने की दिशा में एक कदम उठाया गया है, कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपसे और अगर बात करूँ, अगर मैं आपको सरल समझाऊं तो ये मान के चलिए कि जीनोम का मतलब किसी व्यक्ति के शरीर की पूरी आनुवंशिक जानकारी, जो आपका मानव शरीर है ना, ठीक है, इसके पूरे जो आनुवंशिक जानकारी है ना, यानी कि पूरे डीएनए की अगर मैं बात करूं, ठीक है,
तो पूरी डीएनए की जो श्रृंखला है ना, उसके बारे में बात करूं तो वो क्या है, आपका जीनोम है। ठीक है, अब इसी जानकारी से यह जाना जा सकता है कि मान के चलिए आप कि कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है, कौन सी दवाएं कारगर होंगी। ठीक है, जैसे मैं आपसे सबसे बात कर चुका हूँ, बहुत डीपली सब में बात की है मैंने आपसे। बायोटेक्नोलॉजी को मैंने आपको बहुत डीप पढ़ाया है। ठीक है, अगर मान के चलिए वहाँ से प्रश्न नहीं है तो यहाँ से भी प्रश्न नहीं होगा। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, जो जीनोम अनुक्रमण है या फिर आपका जो वन जीनोम है, इसके बारे में अगर बात करूं, तो कुल मिलाकर ये समझिएगा कि ये बीमारी से संबंधित कोई चीज़ है उसके बारे में जानकारी लेना, कि कैसे प्रतिक्रिया करता है या फिर आपकी एंटीबॉडी कैसे काम कर रही है। ठीक है, एंटीजन किस तरीके से प्रभाव डाल रहा है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है। या कौन सी दवाएं कारगर होंगी, कौन सी नहीं होंगी, वो सबको यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, अगर आप आगे देखें तो यहाँ पे कुछ महत्व दिए गए हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार यूपीएससी महत्व वगैरह जैसी चीज़ों को थोड़ा सा फोकस कर लेता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया गया है कि मानव स्वास्थ्य के लिए रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु और उनकी आनुवंशिक संरचना के बीच संबंध को समझकर शोधकर्ता उभरते रोगजनकों की निगरानी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा, जैसे जैव ईंधन उत्पादन, बायो मैन्युफैक्चरिंग, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तीसरा है आपका पर्यावरणीय संधारणीय के लिए, जैसे जीनोमिक्स के माध्यम से आइडियोनोले आइडियोनेला सा काइनेसिस की पहचान, पता नहीं कैसे क्या लिखा है, हिंदी देखिए बहुत टफ होता है इसका, की गई है। ऐसे एंजाइम का उत्पादन करना जो पीईटी प्लास्टिक को पुनः, अरे कुछ नहीं है, आप बस इतना याद रखिए कि पर्यावरण संधारणीय के लिए, पर्यावरण संधारणीय का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई अजैव निम्नीकरण है, ठीक है, तो उसका जो है ध्यान रखा जाए कि इसका ज़्यादा प्रयोग ना हो, मतलब जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं, ऐसे रखिए। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई और कुछ नहीं है। अगला है मानव स्वास्थ्य और रोग प्रबंधन, जैसे कि माइकोबैक्टीरिया हो गया या ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कि जो जीनोम अनुक्रमण है ना, उसके दवा प्रतिरोधी जो स्टेंट्स के बारे में बात की गई है, उसके पता लगाने के या मदद करने के लिए बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कृषि के लिए यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कुछ नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि वन डे वन जीनोम जो है वो आपके जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि किससे, डीबीटी और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद यानी ब्रिक्स ने क्या किया है कि प्रथम स्थापना दिवस पर वन डे वन जीनोम पहल की शुरुआत की है। ठीक है, वन डे वन जीनोम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या है, वो सारी चीज़ें बस इतना याद रखिएगा और कुछ याद रखने के लिए। बाकी आपसे यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि उदाहरण के लिए अगर आप समझें तो जैसे जीवाणु, आर्किया, शैवाल, प्रोटोजोआ और ईस्ट जो है, इसके बारे में यहाँ पे दिया है, और ये भी सूक्ष्म जीवों के बारे में बात की गई है और कुछ नहीं यहाँ पे। ठीक है, देखिए मैं जहाँ से मुझे लगेगा कि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना, मैं आपसे बता दूंगा। ठीक है, यहाँ से अगर प्रश्न बना तो बस इसको याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत, इसकी पहल कहाँ से शुरू हुई है, किसने मिलकर के शुरू की गई है, उतना याद रखिएगा। उद्देश्य अगर आपको लगे कि उद्देश्य क्या है, तो जो है माइक्रोबियल जीनोमिक्स डेटा को अधिक सुलभ बनाने के लिए यहाँ पे कोशिश की जा रही है। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। यहाँ आपको दिख रहा होगा अगला टॉपिक जो है कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के बारे में। तो मैंने आपको बताया भी है कि रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी पुनर्संयोजन तकनीक के बारे में बताया है ना। तो वहीं से आप याद रखिएगा कि मैं अगर सीधे सीधे शब्दों में आपको समझाऊं कि ऐसा प्रोटीन जो इंसान ने क्या किया हो, लैब में बनाया हो। ठीक है, किसी और जीव के जो डीएनए के इंसान का जीन, यानी मान के चलिए कि कोई एक डीएनए है, ठीक है, और अन्य डीएनए को प्रयोग किया हो और उसको एक लैब में तैयार किया हो। ठीक है, उसी प्रोटीन को क्या कहा जाता है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें यहाँ दिया भी गया होगा कि भारतीय विज्ञान संस्थान की शोधकर्ताओं ने रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के उत्पादन के लिए एक नई जो है प्रक्रिया विकसित की है। क्या है भाई ये प्रक्रिया, तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के बारे में अगर आप समझें तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वे प्रोटीन होते हैं जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक यानी
जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना, उसके तकनीक यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कृत्रिम रूप से, याद रखिएगा, कृत्रिम रूप से उत्पादित किए जाते हैं। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए द्वारा एनकोड किए गए, संशोधित या हेरफेर किए गए प्रोटीन है। बस सीधी सी बात है, वही है कि जो प्रोटीन है जो लैब में तैयार किए गए हैं, ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे बात की है। और यहाँ पे आपको दिया गया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में बात की गई। कृत्रिम रूप से बनाया गया एक डीएनए स्टंट है, या दो से अधिक डीएनए अणुओं को संयोजन से रूप से। कुल मिला के बात यह है कि रिकॉम्बिनेंट को टेक्नोलॉजी को ना, जो मैंने आपको बताया ना भाई, क्लियरली आपको उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पे कुछ ही चीज़ आपको पॉइंट यहाँ पे जो है जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। ठीक है, उससे बाहर आपसे प्रश्न पूछेगा नहीं। ठीक है, अब जहाँ से जो मुझे लगेगा कि प्रश्न पूछेगा, मैं आपसे कंफर्म बता दूंगा। तो अगर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के बारे में बात करें तो आपको सीधी सी बात याद रखनी है कि कृत्रिम रूप से उत्पादित है। किससे मिलकर बनेगी? तो आपको याद होगा कि डीएनए और अन्य का डीएनए मिल करके ये सारी चीज़ें कराएंगे। ठीक है, उसी से मिल करके ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, बस इतना याद रखिए। अब इसके उपयोग के बारे में थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा कि क्या क्या इसके उपयोग हो सकते हैं। तो जैसे बायोथेराप्यूटिक्स उत्पादन, जैसे कि इंसुलिन के और ग्रोथ हार्मोन के या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो आपको याद रखना होगा कि जो है, आपको याद है ना कि मैंने इंसुलिन के बारे में आपसे बात की थी। ठीक है, कैसे तैयार किया जा रहा है? तो मैंने आपको बताया था कि पहले क्या था कि घोड़े के से निकाला जाता था ब्लड से। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि रिकॉम्बिनेंट जो तकनीक थी ना, उससे हमने इसको क्या किया, बहुत इजीली प्राप्त कर लिया। तो वही सब सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे दिया है कि वेक्टर टीकों का विकास क्या है इसके बारे में। तो इन्हें पारंपरिक टीकों की तुलना में अधिक सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इनमें जीवित रोगजनक नहीं होते हैं। देखिए, मैंने आपको बात की थी वैक्सीन के बारे में। अगर आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो याद होगा आपको वैक्सीन के बारे में। मैंने आपको बताया था, जैसे आप खुद ही बता रहे थे आप लोग। मैंने आपसे पूछा था कि कोवैक्सीन किससे बनी है, कोविशील्ड किससे बनी है, या फिर स्पुतनिक किससे बनी है। तो आपने सारी चीज़ों को जवाब दिया था। लेकिन अगर मान के चलिए कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कोरोना है जैसे, ठीक है, और मैं कोरोना को निष्क्रिय करके उसमें डालता हूँ, तो कहीं ना कहीं डर रहेगा ना। मान के चलिए हमको लाखों जो है, करोड़ों हमको क्या बनानी है, वैक्सीन बनानी है। कोई 1 GB चला जाए, कोई 5 GB चला जाए, कोई 10 GB चला जाए, तो क्या होगा? उनकी जान तो खतरे में आ जाएगी ना। तो अगर हम मान के चलिए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के बारे में, अगर मान लीजिए हमने क्या किया कि जैसे ये कोरोना था, ठीक है, और ये आपका जो है प्रोटीन का बना हुआ क्या था, एंटीजन था। अगर हमने क्या किया, सिर्फ इसका प्रयोग किया, किस में, एंटी बॉडी में, ठीक है, तो क्या होगा, हमको डर कम रहेगा। तो यही कह रहा है कि वेक्टर टीकों का विकास जो है क्या होगा, इसके पारंपरिक टीकों की तुलना में अधिक सुरक्षित रहेगा ये। ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो अगर मैं एग्रीकल्चर के बारे में बात करूं तो आपको क्लियरली याद होगा, इसको तो आप कहीं भी जोड़ सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं इसके लिए। ठीक है, यहाँ दिया है कि आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के विकास और पशु आहार पोषण की में वृद्धि करना। तो रिकॉम्बिनेंट टेक्निक को बहुत डीपली मैंने आपको पढ़ाया है, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आपको यहाँ से कोई भी समस्या होगी। ठीक है, बस कॉपी को एक बार दोबारा जा करके पढ़ लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर प्रश्न आएगा आपकी कॉपी से। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमको पढ़ना है, सुनना है, आपको जानना है, तो ठीक है, सुनिए। आगे अगर आप देखें तो पर्यावरण, जैसे जैव उपचार की प्रक्रिया को उपयोग किया जा सकता है, जैसे जो पर्यावरण में प्रदूषण को विखंडित करने के लिए सूक्ष्मजीवियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। बस आप इतना याद रखिए कि पर्यावरण के संबंध में, कृषि के संबंध में, और टीका यानी विकास के संबंध में, टीका संबंधित, और किसके बारे में, तो जो बायो थेरापेटिक्स है, यानी कि जैसे कोई प्रोटीन हो गया या जो है आपका हार्मोन हो गया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हो गया, उसके बारे में जो है उसके प्रयोग हो सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के बारे में यहाँ पे दिया है। मैं आपसे कहूँगा कि रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी आप कंप्लीट करिएगा, प्रोटीन छोड़ दीजिएगा। प्रोटीन का बस इतना याद रखिए कि रिकॉम्बिनेंट जो प्रोटीन है वो किसी तरीके से कृत्रिम रूप से जो है किससे कृत्रिम रूप से यहाँ पे बनाई जाती है। ठीक है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के
जो है बिहाफ पे बनाई जाती है। ठीक है, बस इतना याद रखिए। यहाँ पे आगे एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है कि मेसेप्टेरिस ऑब्लांसियोलाटा। ठीक है, बहुत टाइप, क्या ही नाम है। चलिए, पर इतना याद रखिएगा कि ये है क्या, ये सबसे बड़ा जो है जीनोम वाला फर्न है। क्या है ये? एक फर्न है, याद रखिएगा इस बात को। बस सीधे ऐसे प्रश्न बना देगा कि क्या है ये शब्द, किससे संबंधित है या किस तरीके से है। तो याद रखिएगा कि ये नए शोध के अनुसार जो मेसेटेरिस ऑब्लांसियोलाटा का जीनोम सबसे बड़ा है। ये क्या है? ये जीनोम सबसे बड़ा है। जीनोम का मतलब समझिएगा कि जैसे मान के चलिए कि जो मानव जीनोम है ना, उसमें 20 से 25,000 के जो जीन आसपास यहाँ पे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जीनोम सबसे बड़ा है। याद रखिएगा, जीनोम जो है किसका? मेसेप्टेरिस ऑब्लांसियोलाटा, इसका सबसे बड़ा जो है क्या है? जीनोम है। ठीक है, और इसी के बारे में बात की गई। ये क्या है? एक जो है फोर्क फन की एक प्रजाति है ये। ठीक है, फोर्क फन की प्रजाति है। और इसमें क्या कहा गया है कि 160 बिलियन क्षार युग्म होते हैं जो मानव जीनोम में 50 गुना ज़्यादा होते हैं। जो मानव जो जीनोम है ना, उससे 50 गुना ज़्यादा है ये। ठीक है, बस इतना याद रखिए। और यहाँ पे आगे दिया गया कि क्षार युग्म डीएनए के एक रज्जुक स्टैंड को बनाने वाली इकाइयाँ हैं। ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना रखिए कि धरती पर डायनासोर के आने के बाद जो है पहले ही ये बहुत अस्तित्व में थे, यानी डायनासोर से पहले ये अस्तित्व में थे। ठीक है, ये जो जिस फन की बात हो रही है, इस फन के बारे में आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहला ये कि मानव जो जीनोम है ना, उससे 50 गुना अधिक है ये। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये डायनासोर से भी पहले पुरानी प्रजाति है। और तीसरी बात और याद रखिएगा इसमें, वो जाति ये जाती है कि ये क्या है? फोर्क फर्न की एक प्रजाति है ये। बस इससे ज़्यादा आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब अगला आपका टॉपिक है कि डीएनए रिपेयरिंग। ठीक है, डीएनए रिपेयरिंग। डीएनए रिपेयरिंग के बारे में अगर मैं आपसे सीधी बात करूं तो क्या है ये, सरल शब्दों में समझिएगा इसको। कि ऐसे समझिए इसको कि जब शरीर में हमारे जो कोशिका है ना, उसमें जब डीएनए टूट जाता है या कट जाता है या गड़बड़ हो जाती है, तब शरीर जो क्या करता है ना, खुद ही उसे ठीक करता है। और इसी ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए रिपेयरिंग। सीधी सी बात है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। यहाँ पे वही दिया गया कि वैज्ञानिकों ने कैंसर के उपचार के लिए एक नया टारगेट जो है खोजा है, और इस टारगेट का उपयोग कैंसर कोशिकाओं के द्वारा कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए की रिपेयरिंग को नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, देखिए सीधी बात, नो बकवास, सीधे शब्दों में सुनिए कि जो आपकी कैंसर कोशिकाएं हैं ना, ठीक है, तो कैंसर कोशिकाओं से मतलब ये होता है कि जब भी आपने सुना होगा ना कि कैंसर हो गया है, इसका मतलब क्या है कि जो सेल है ना, उसका नियंत्रण जो है ना बाहर हो गया है। यानी अब उसके नियंत्रण जो है कंट्रोल नहीं रहा। वो मल्टीपल टाइम क्या करेगी कि जो है सेल का डिवीजन करना शुरू कर देगी, यानी सेल पे सेल बनाना शुरू कर देगी। इसी तरीके से जो है कैंसर का उपयोग देखा जाता है। हालांकि ये ब्लड कैंसर में थोड़ा सा अलग परिवर्तन होता है इसका। लेकिन अगर मैं आपसे कोशिका या सेल की बात करूं तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो कैंसर कोशिकाएं बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, इसलिए उन्हें डीएनए की गड़बड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब डीएनए की गड़बड़ी अगर ज़्यादा होगी तो इसी के माध्यम से समझिए कि यहाँ पे दिया होगा आपको आगे, यही दिया है देखिए कि TDP1 एंजाइम के बारे में यहाँ दिया है। ठीक है, काफ़ी इसकी जो फुल फॉर्म है ना, काफ़ी टिपिकल है थोड़ा सा, लेकिन ये है कि ट्रायोसिल डीएनए फॉस्फोडाई स्ट्रेस 1। ठीक है, तो ये TDP1। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और ये जो एंजाइम होता है ठीक है, एक एंजाइम होता है, और ये एंजाइम क्या करता है कि डीएनए की टूट फूट ठीक करता है। जो डीएनए है ना आपका, उसकी टूट फूट को ठीक करता है ये। बस इतना याद रखिए। मैं आगे बढ़ता हूँ, इसी में थोड़ा सा और समझाऊँ।
और समझने के साथ ये समझिए कि ये जो TDP1 है ना, इसका जो अगर मैं काम की बात करूं, ठीक है, तो कुछ ऐसे समझिए कि जब DNA में कोई गड़बड़ या कटाव हो जाता है ना, तो खासकर जैसे टाइपोसोमरेज, हाँ टाइपोसोमरेज नामक एक एंजाइम गलती कर दे, तब TDP1 आकर के उसे क्या करता है, कटे हुए DNA को रिपेयर करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, बस आप यहाँ पे याद रखिएगा कि TDP1 मनुष्यों में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण एंजाइम है। वह एंजाइम है जो क्षतिग्रस्त DNA को हटा करके DNA की मरम्मत करता है, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, बाकी DNA रिपेयरिंग के बारे में जान लीजिए कि DNA रिपेयरिंग कोशिका का एक तंत्र है जो कि आनुवांशिक कोड की मौलिकता को बनाए रखता है, और यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों एक टाइप के सेल होते हैं। आपको बताया गया होगा जब सेल पढ़ाई होगी, तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल पढ़ाई थी ना, तो उसी में देख लीजिएगा इसको। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस इसमें भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपके लक्ष्य सर हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके आप लोग के लिए सभी वीडियो जो है लगभग अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, बहुत मेहनत की है उन्होंने, मैं सराहना करता हूँ उनके लिए कि सिर्फ एक बार मेरे कहने पे उन्होंने इतनी मेहनत की, और वो सब आप लोग के लिए थे। ठीक है, और उसी के साथ जो है मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी कोई भी समस्या है, मुझे जो जेन्युइन लगेगी, मुझे लगता है कि नहीं आपकी समस्या जेन्युइन है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व की जा सके। ठीक है, मैं बहुत जल्दी रिवील तो नहीं करता, लेकिन मैं आप लोग के लिए कर देता हूँ। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप या SMS कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हाँ, तो अगला टॉपिक हमारा ये रहेगा कि प्लांट जीनोम एडिटिंग टूल। ठीक है, प्लांट जीनोम एडिटिंग टूल क्या है, इसके बारे में तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आपको एक टूल पढ़ाया था CRISPR-Cas9 के बारे में या CRISPR-Cas12 के बारे में, तो CRISPR-Cas9 मैंने आपको पढ़ाया, उसी का जो एडवांस वर्जन है CRISPR-Cas12। ठीक है, अब ये जो आपका ISDRA 2T-NBP क्या किया गया है कि इसको जो है विकसित किया गया किसके माध्यम से, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिनिएचर प्लांट जीनोम एडिटिंग टूल का जो है विकास किया है। ठीक है, ये जो टूल होगा आपका, यानी किसका, ये जीनोम एडिटिंग के बारे में ही बात हो रही है। यानी कि मान के चलिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि ये DNA है आपका। ठीक है, और DNA का जैसे आपके जो गुणसूत्र हैं उनको आप खींच करके जब आप देखेंगे तो आपको DNA मिलेंगे। यानी कुल मिला के ये है कि DNA से मिलकर के क्या बने हैं, गुणसूत्र बने हैं। और DNA को और ओपन करके देखें तो आपको क्या मिलेंगे, जीन मिलेंगे। बस इतना समझिए। तो वही जीन है, उनके बारे में जो एडिट करना है, यानी उनको काटना छाँटना, उनको क्लियर करना, वही सारी चीज़ें क्या है जीन एडिटिंग के रूप में देखी जाती हैं। अब उसके लिए क्या चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको कपड़ा काटना है,
आपको शर्ट बनानी है, पैंट बनाना है, तो क्या चाहिए आपको? काटने के लिए कैंची चाहिए ना, तो वही एक आणविक कैंची के रूप में या टूल्स के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्रिस्पर कैस9 पढ़ाया, ये काफ़ी समय पुराना हो चुका है। अभी इसका एडवांस वर्जन जो है क्रिस्पर कैस12 देखने को मिलता है। तो अब जो बात हो रही है इस टूल की, किसकी? जो ISDRA2T NB NPV, ये जो है क्या है कि ये क्रिस्पर कैस12 से भी बेहतर माना जा रहा है। इसमें क्या कहा गया है, इसके बारे में क्या बताया गया है कि ये जो है डायनोकोकस रेडियो ड्यूरन रंस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया है, और यह बैक्टीरिया अत्यधिक विषम पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। ठीक है, यानी कि जो विषम परिस्थितियां हैं, पर्यावरणीय जो अनुकूलन जो समय वो हैं परिस्थितियां हैं, उसके बारे में कहा गया कि ये जीवित रह सकता है। ठीक है, आगे कहा गया है कि यह ट्रांसपोजोन या जंपिंग जीन की फैमिली से संबंधित है। अभी आपको पहले जंपिंग जीन के बारे में बताए थे ना, तो उसी से संबंधित है, ये उसी की फैमिली से संबंधित है। इस टूल का अगर महत्व अगर आप देखें तो वास्तव में जीनोम के उन विशिष्ट क्षेत्रों को भी लक्षित कर सकता है जो जिसे कैस9 नहीं कर सकता। यानी कि जो क्रिस्पर कैस9 जो आणविक कैंची है वो जिनको लक्षित नहीं कर सकता, जो है ये टूल जो है उसको लक्षित कर सकता है। ठीक है, इसके महत्व के बारे में कहा गया है, बस इतना याद रखिए। ठीक है, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सोसोम। बड़ा मज़ेदार है ये। ठीक है, एक्सोसोम आप याद रखिएगा इस बात को कि एक्सोसोम का ये समझिए जैसे आप कॉल करते हैं किसी को, ठीक है, और कॉल करते हैं तो क्या है कि आपने यहाँ से कॉल किया, किसी से बात कर रहे हैं, तो एक सिग्नल के रूप में आप बात करते होंगे। तो वो सिग्नल क्या है, आप ऐसे समझिए कि एक्सोसोम है वो। ठीक है, एक्सोसोम का मतलब ये है कि जब जो कोशिकाएं हैं ना आपकी, ठीक है, वो कोशिकाएं जब आपस में बात करती हैं ना, तो बातचीत करने के लिए क्या करती हैं, वो एक्सोसोम भेजती हैं। ठीक है, और ये जो एक्सोसोम भेजे जाते हैं ना, इस चीज़ से बहुत सारी चीज़ों का क्लियर होता है। जैसे ये क्या होते हैं, जो एक्सोसोम है ना, ये ट्रैवल करते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ से सूचना भेजी गई, अब सूचना आगे भी भेजनी है, तो ये किसी माध्यम से ट्रैवल करेंगे। तो जब ट्रैवल करेंगे, जैसे शरीर के, मैं अगर अब आपसे बात करूँ शरीर के, जो आपका शरीर है ना, तो उसमें अगर जैसे खून हो जाएगा आपका, उसमें ट्रैवल करेंगे, मूत्र हो जाएगा, ठीक है, लार हो जाएगा, दूध हो जाएगा, इस तरीके से ये ट्रैवल करते हैं। तो ये जब जो ट्रैवल करेंगे तो इसका विश्लेषण करके किसी तरीके से, क्या कभी कभी कैसा किया जाता है, जैसे कैंसर है ना आपका, कैंसर है ना, तो इससे ये पता चल जाता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो बीमारी के पहचान कर सकते हैं इसके माध्यम से। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें यही सारा चीज़ दिया गया होगा अगर ये चर्चा में रहा है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इसके उपयोग की बात करूँ, मैंने इसमें पता भी नहीं क्या दिया है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बस याद रखिएगा कि ये एक्सोसोम क्या है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ कि उपयोग, ठीक है, तो उपयोग को याद रखिए कि बीमारी की पहचान, ठीक है, दूसरा उपयोग जो दवा है ना आपकी, दवा पहुंचाने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि आपको पता होगा ना कि अगर सिग्नल भेजने के लिए यहाँ से मान के चलिए एक सिग्नल भेज रहा है, तो आपने कोई दवा दी, तो उसको जहाँ जिस ठिकाने पहुँचाना है बहुत इजीली पहुँचा सकता है, तो दवा पहुँचाने में इसको यूज किया जा सकता है। तीसरा तीसरा याद रखिएगा इसको कि जो जैविक संकेत भेजने के लिए, ठीक है, जैविक संकेत भेजने के लिए। और मुझे लगता है एक और प्रयोग इसका हो सकता है, तो बायोमार्कर के रूप में हो सकता है। ठीक है, बायोमार्कर के रूप में, जहाँ तक मुझे लगता है इसमें दिया गया होगा, मैं देख लेता हूँ अभी। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा। देखिए, इसमें दिया तो नहीं है, लेकिन हाँ आप याद रखिएगा कि जैसे बीमारी की पहचान, दवा पहुंचाने में, या जैविक संकेत भेजने में, या बायोमार्कर के रूप में ये प्रयोग हो सकता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। बाकी एक्सोसोम की याद रखिएगा कि किस तरीके से ये काम करता है। देखिए, यहाँ पे दिया है कि जो है सिर्फ एक्सोकेस नाम से एक्सोसोम आधारित प्लेटफॉर्म का विकास किया गया है। यानी जो कोलंबिया आपकी यूनिवर्सिटी है ना, इसलिए अच्छा ये चर्चा में रहा होगा कि इस यूनिवर्सिटी जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी है ना, उसने इसका क्या किया है, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है एक्सोसोम आधारित। ठीक है, अब इसके बारे में यहाँ पर दिया कि एक्सोसोम प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली पुटिका यानी जो है वेसिकल्स हैं, इन पुटिकाओं का आवश्यक बदलाव के करके इसका इस्तेमाल इन विट्रो या इन विवो जो है जीन एडिटिंग हेतु ड्रग डिलीवरी के रूप में किया जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें हैं, बस इतना याद रखिए कि ये है क्या एक्सोसोम और इसके प्रयोग क्या हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत है नहीं।
अगला टॉपिक आपका जीन थेरेपी। हाँ, जीन थेरेपी, ठीक है। और जीन थेरेपी के बारे में यहाँ पे आपको दिया गया कि जीन थेरेपी की जो परिभाषा दी है वो कुछ ऐसी दी है कि, एक सेकंड रुकिएगा ज़रा। तकनीक है जिसमें बीमारी या विकार का इलाज या बचाव इन्हें ठीक करने के लिए जीन के का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, बस वो याद रखिएगा कि जीन थेरेपी है ना, ये आपको 3 रूप में देखने को मिलती है। ठीक है, पहली क्या हो सकती है कि देखिए थेरेपी के क्या मतलब है, किस तरीके से थेरेपी होगी, क्या क्यों ज़रूरत है इसकी। तो याद रखिएगा कि एक सही जीन को जोड़ना, जैसे मान के चलिए कि जब किसी जीन में कोई गड़बड़ हो जाए, ठीक है, गड़बड़ हो जाए तो उस गड़बड़ होने की जगह क्या किया जाएगा, नई जीन एक लगा दी जाए, तो नई जीन लगा दी जाए, ठीक है, तो अपने आप सही हो जाएगा, है ना। तो उसको क्या कहा जाएगा, जीन थेरेपी। दूसरी चीज़, जब कोई किसी जीन में कोई दिक्कत हो जाए, ठीक है, और दिक्कत हो जाए तो क्या किया जाए, उस जीन को निष्क्रिय कर दिया जाए। देखिए हमने क्या किया कि पहले गड़बड़ हुई तो नई जीन लगा दी, लेकिन क्या किया दूसरी बारे में हमने उसको निष्क्रिय कर दिया, उसको प्रभावी नहीं छोड़ा, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है हमारी, तो उसमें हो सकता है कि जैसे उस जीन को ही सुधार कर देना। तो ये 3 चीज़ें आपकी हो सकती हैं जीन थेरेपी में। अब इसी के बारे में यहाँ पे दिया गया होगा कि जो ठीक करने के लिए जीन का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब ज़्यादातर जीन थेरेपी में बीमारी पैदा करने वाले असामान्य जीन के प्रभाव को कम करने के लिए एक सामान्य जीन को शरीर में डीएनए डाला जाता है, ठीक। वो सारी चीज़ें समझाई गई हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक जीन है, अब उस जीन में कोई समस्या है तो क्या किया जाएगा, इन तीनों कोई चीज़ों में से एक प्रभाव किया जाए, मतलब कोई टेक्नोलॉजी अपनाई जाएगी। यानी कि मान के चलिए कि कोई एक जीन है, ठीक है, अब उसमें कोई गड़बड़ी है, तो इसका क्या मतलब है, या तो हम कोई एक नई जीन डालेंगे, या तो उस जीन को निष्क्रिय कर देंगे, या तो उसमें सुधार कर देंगे, ठीक है। इसी के बारे में यहाँ पे दिया गया होगा, तो जीन थेरेपी उसी को कहा जाता है, ठीक है। अगर आपको भरोसा ना हो तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। कार्यप्रणाली यहाँ पे दी गई है कि क्या है, अक्रियाशील यानी नॉन जो है फंक्शनिंग जीन कोशिका के बारे में दिया है, लास्ट जीन के क्रियाशील के बारे में दिया है। जीन थेरेपी के प्रकार आप यहाँ पे देख लीजिए कि जर्मन लाइन जीन थेरेपी, जर्मन लाइन जीन थेरेपी का तहत जो है जर्मन लाइन सेल या प्रजनन कोशिका यानी जो अंडाणु और शुक्राणु में कार्यात्मक जीन इंजेक्ट करके इसमें संशोधन किया जाता है, ठीक है। देखिए वही है, तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, मैंने आपको तीनों चीज़ क्लियर कर दी हैं, वो बस उतना याद रखिए, आपके प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, उस समस्या है ही नहीं उसमें, ठीक है। उपयोग के बारे में अगर आप देखें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी दिया गया कि सोमेटिक सेल की जीन थेरेपी, ठीक है, रोगी की सोमेटिक सेल या कायिक कोशिका या जर्मन कोशिका के अलावा अन्य कोई कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है। मतलब वही सारी चीज़ें, कुछ बहुत रॉकेट साइंसेस में भी नहीं है। अगर मैं उपयोग की बात करूँ तो ये आनुवंशिक बीमारियों, याद रखिएगा ये सब चीज़ें, ठीक है, असाध्य रोगों जैसे इसमें जो है प्रयोग हो सकता है, ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, यानी कि मैं CAR की बात कर रहा हूँ और टी सेल थेरेपी की बात कर रहा हूँ। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जब एंटीबॉडी की बात होती है ना, ठीक है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि टी सेल और बी सेल, ठीक है। कन्फ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए टेक्नोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आपको पग पग पे ये कन्फ्यूजन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सब समझिएगा, टी सेल की बात हो रही है और टी सेल की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको सीधे साफ शब्दों में बताता हूँ कि CAR टी सेल थेरेपी क्या होती है, क्या है, इसके बारे में बताता हूँ। तो ये एक ऐसी नई मतलब पावरफुल इलाज की तकनीक है ना, जिसमें खुद मरीज के शरीर की टी कोशिकाएँ, क्या होता है कि जो एक प्रकार की सफ़ेद या रक्त कोशिकाएँ होती हैं ना, टी सेल, देखिए आपको पता होगा कि RBC WBC पढ़ा है ना आपको। तो जो WBC है इसको क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो एक प्रकार की सफ़ेद या जो है श्वेत रक्त कोशिकाएं या सफ़ेद कोशिकाएं को लेकर जब उन्हें लैब में स्पेशल हथियार, यानी कि जो CAR है ना, ये क्या है, एक तरीके से वेपन्स है, ठीक है, से लेकर के जो लेस रहते हैं ना, या लेस कर दिया जाता है और फिर वापस मरीज के शरीर में डाल दिया जाता है। यानी कि मान के चलिए कि जो टी सेल है ना, अब इसको हमने क्या किया कि एक्टिव कर दिया, किसके प्रति, किसी रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब किसी रोग के लिए, तो उसको
CAR एक तरह से मैं मान के चलिए कि हमने क्या किया कि हमने एक सैनिक तैयार किया और उस सैनिक को हमने क्या किया कि परमाणु हथियार दे दिया, ठीक है। अब क्या वो डरेगा किसी से? नहीं, उसे पता है कि हम किसी को ही मार देंगे। तो इसी तरीके से क्या करेगा कि जो CAR टेक्नोलॉजी मतलब जो वेपन्स है वो T सेल के थ्रू हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब वो क्या करेगा कि वो जो है मरीज़ के शरीर में डाल दिया जाएगा, ताकि वो क्या करेगा, तो वो पहचानेगा किसको, कैंसर जो कोशिका है ना आपकी, जो सेल है ना, उसको पहचान लेगा, ठीक है। अब पहचान लेगा तो क्या करेगा, उसको मारेगा, किल कर देगा, ठीक है। तो ये इसी के बारे में यहाँ पे दिया गया हुआ जहाँ तक मुझे लगता है। तो देखिए सुर्खियों में क्या था, ये कैंसर उपचार के लिए देखिए वही सब चीज़ें, जीन थेरेपी की T सेल लॉन्च की गई है। नेक्स्ट जो CRA-19 CART मतलब थेरेपी के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, ये याद रखिएगा, थेरेपी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे और अन्य विकसित जो है अन्य द्वारा विकसित किया गया है इसको, ठीक है। बाकी ये जो कहानी मैंने आपको बताई है बस इतना याद रखिएगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा याद रखने की आपको ज़रूरत है नहीं, ठीक है। चलिए अगला आपका टॉपिक है स्टेम सेल। नाम सुन के आपको याद आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको स्टेम सेल, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे चर्चा करूँगा नहीं, चूँकि बहुत डीपली मैंने आपको पढ़ाया है। और मैंने शायद कोशिश की थी कि जो स्टेम सेल है लगभग आपको बताया था कि इसका डिवीज़न आपको दो प्रकार से देखने को मिलता है। पहला डिवीज़न आपको मैंने ये भी बताया है कि जो क्लासिफिकेशन है स्टेम सेल का, ठीक है, वो क्या है कि स्टेम कोशिकाओं का विभाजन यानी स्रोत के आधार पर, यानी कि सोर्स के आधार पर है, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि विभेदन क्षमता के आधार पर है, ठीक है, क्षमता के आधार पे। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि जो आपका स्रोत के आधार पे है, तो जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होगा, दूसरा आपका फीटम स्टेम सेल होगा, तीसरा आपका जो एडल्ट स्टेम सेल होगा। अगर मैं इसकी क्षमता की या कैपेसिटी के बारे में बात करूं तो जो पोटेंट होगा, प्लूरीपोटेंट होगा, यूनिपोटेंट होगा, ये ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखने को ये मिलेगा, यहाँ पे दिया होगा उसी के बारे में। ये सुर्खियों में क्या था यानी चर्चाओं में क्यों था, क्योंकि ये हाल ही में पहली बार टाइप 1 डायबिटीज़ से पीड़ित महिला का उपचार रिप्रोग्राम्ड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से किया गया है। इसके लिए मरीज में देखिए जो स्टेम सेल है ना, स्टेम सेल के बारे में अगर मैं आपसे क्षमता के आधार पर जो मैंने आपको बताई है सेकंड वाली, तो उसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो जो जो तीन प्रकार हैं आपके, टोटीपोटेंट और प्लूरीपोटेंट या यूनिपोटेंट, या आपको एक और आपको देखने को मिलता है और वो है आपका जो है मल्टीपोटेंट। तो उसके बारे में अगर बात करूँ तो बस इतना याद रखिएगा कि जो आपके टोटीपोटेंट है ना, तो इसमें ऐसी स्टेम सेल कोशिका जो पूरे शरीर का क्या करती है, निर्माण कर सकती हैं, यानी पूरा का पूरे शरीर का आपका निर्माण कर सकते हैं, उनको क्या कहा जाएगा, पोटेंट स्टेम सेल कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं प्लूरीपोटेंट की बात करूं तो प्लूरीपोटेंट जो कोशिका है आपकी, ठीक है, उसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो कुछ अंगों को ही, ठीक है, टोटीपोटेंट सारे अंगों की बात हो रही है, लेकिन जो प्लूरीपोटेंट है यहाँ पर कुछ अंगों का निर्माण। अगर मैं आपसे यूनिपोटेंट की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि केवल एक प्रकार का अंग, ठीक है, उसी का यहाँ पे निर्माण कर सकती है। तो यूनिपोटेंट की बात होगी, प्लूरीपोटेंट की बात होगी और टोटीपोटेंट, ठीक है। तो इसी सब की बात यहाँ पे की गई है। बस ये था कि ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित महिला का उपचार किया गया है इसी के माध्यम से। अब चूँकि आपको पता है कि हमारी जो स्टेम सेल है वो काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित जो उसके रूप में देखी जा रही है इस समय, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं कि ये अगर टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई तो एक तरीके से क्या होगा कि हम कुछ भी कोई भी अंग किसी भी तरीके से जो है बना सकते हैं, सारी चीज़ें हम निर्माण कर सकते हैं। हालांकि कोशिश की जा रही है इसके बारे में भी, ठीक है। तो इसके बारे में अगर अन्य संबंधित तथ्य अगर आप देखें तो इस उपचार में ऑलोजेनेटिक स्टेम सेल प्रत्यारोपण किया गया है, जिसमें रोगी के अलावा किसी और स्टेम सेल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। वही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई होंगी, ठीक है। स्टेम सेल के बारे में अगर आप देखें तो कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने में सक्षम विशेष मानव कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। यहाँ आगे आपको दिया गया होगा, ठीक है, ये दिया देखिए वर्गीकरण यहाँ पे दिया है। तो टोटीपोटेंट हो गया, प्लूरीपोटेंट हो गया, मल्टीपोटेंट हो गया या यूनिपोटेंट हो गया, तो इसके बारे में यहाँ पे दिया। तो जैसे टोटीपोटेंट है, ये सभी 3 प्रकार के एम्ब्रियोनिक जर्म परत बना सकता है, और मतलब ये जो टोटीपोटेंट है ये सब कुछ मतलब एक मान के चलिए कि ये जब जो कोशिका है ना, युग्मनज है ना, जायगोट है, देखिए
क्या होता है कि मान के चलिए ये स्पर्म और ओवम है, ठीक है। अब ये दोनों के मिलने से क्या होगा, जायगोट बनेगा, ठीक है, जायगोट बनेगा। अब यहीं पे आपको दिया कि यहाँ से जब जायगोट होगा ना तो इसी से सारी की सारी पूरा का पूरा आपके शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस सेल को क्या कहा जाएगा, टोटिपोटेंट कहा जाएगा। इसके बाद कुछ सेल होंगे जिनसे अंगों का निर्माण होगा तो प्लूरिपोटेंट कहा जाएगा, ठीक है। मल्टीपोटेंट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आमतौर पर एक ही जो है एम्ब्रियो जो है जन्म परत में कम से कम दो अलग अलग जो है वंशक्रम निर्मित कर सकती है। तो ये है यूनिपोटेंट का मतलब मैंने आपको बताया ये केवल एक प्रकार की कोशिका का ही जो निर्माण कर सकता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ से बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस वाला प्रश्न पूछ लेगा जो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। बस आपको प्रश्न एक बार दो बार समझने की ज़रूरत होगी और कुछ नहीं, ठीक है। अगला आपका टॉपिक है आर्गन ऑन चिप प्रौद्योगिकी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो भी लिखा हो मैं आपको बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूँ कि जो ऑर्गन ऑन अ चिप होता है ना, तो वो एक छोटा पारदर्शी चिप होता है, लिखा है कहीं, ठीक है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, बस मैं आपको सीधे शब्दों में बताता हूँ कि ये क्या है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक छोटा पारदर्शी चिप होता है जो कि एक इंसान, जैसे मान लीजिए कि इंसानी अंग है ना, ठीक है। इंसानी अंग जैसे मान के चलिए जैसे लीवर हो जाएगा आपका, ठीक है, या फिर फेफड़ा हो गया, या फिर आपका दिल हो गया, ठीक है। तो इन जैसे जो इनका नकल करके जो है ना, या नकली मॉडल मान सकते हैं आप, मॉडल एक प्रकार से जो है इनका नकली मॉडल होता है। लेकिन इसका जो आकार है ना वो एक प्रकार से पेन ड्राइव या स्लाइड जितना छोटा होता है, यानी जो पेन ड्राइव आपने देखा होगा ना, पेन ड्राइव उतना छोटा होता है, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, आर्गन ऑन चिप कहते हैं, उसी को टेक्नोलॉजी या आर्गन ऑन चिप से टेक्नोलॉजी कहते हैं। अगर मैं इसके बारे में अगर आपसे बात करूं तो जैसे ये कैसे काम करता है, तो वैज्ञानिक इंसान की जो कोशिकाओं को लेकर के इसमें जो है, जो इंसान की कोशिकाएं होती है ना उसको लेकर के इसमें कोशिश की जाती है, ठीक है। एक छोटे चिप पर उसी अंग के जैसे संरचना और कार्य जो है तैयार करते हैं, ठीक है। यानी एक जो छोटी चिप है ना उसी पर अंग जैसे संरचना होती है ना उसी की तरीके से कार्य करते हैं। इस चिप में जैसे खून जैसी जो नहरें, हवा जैसी स्थिति, दवाएं, कोशिकाएं डाल दी जाती हैं और इससे ही जो चिप वास्तविक अंग जैसा व्यवहार करता है। और जैसे डॉक्टर या वैज्ञानिक हो गए तो उस पर जो दवाओं का जो परीक्षण होगा ना तो बीमारियों का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो डॉक्टर होता है ना और या वैज्ञानिक, मान लीजिए डॉक्टर हो या वैज्ञानिक तो एक तरीके से वही हैं दोनों, और वो क्या करेंगे, दवाओं पर या बीमारियों का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो कि लंग ऑन अ चिप, जैसे इसमें सांस लेने जैसा सिस्टम होगा। जैसे लंग्स की बात करें, जैसे आर्गन है, ठीक है। आर्गन्स मतलब क्या होगा, मैंने आपको बताया ना कि ऑर्गन मतलब क्या है, अंग होगा ना। तो अंग के लिए यहाँ पे चिप काम कर रही है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए समझाऊँ कि लंग्स हो गए आपके, ठीक है, लंग्स हो गए। और लंग्स के लिए मैं अगर आप जो चिप्स बनाऊंगा तो वो लंग्स ऑन अ चिप्स हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, सांस जैसे जैसा सिस्टम बनाया जाएगा, ठीक है। सांस लेने जैसा सिस्टम बना दिया जाएगा। तो उसी के लिए अब जैसे लीवर ऑन ए चिप हो जाएगा तो जैसे दवाओं का जो असर देखने के लिए, ठीक है। और हार्ट ऑन ए चिप हो जाएगा तो जैसे धड़कन जैसी गति को समझने के लिए। तो कुछ इस प्रकार से अंगों के जो प्रतिक्रिया है ना उसको समझने के लिए हमने एक प्रकार का क्या किया, कृत्रिम रूप से एक चिप जैसा जो है वो बना दिया, पेन ड्राइव जैसा कुछ, ठीक है। उसी को जो है ऑर्गन ऑन चिप कहा जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। अगर इसके उपयोग की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। इसके बारे में याद रखिएगा, जैसे अमेरिका की संस्था है ना हार्वर्ड वेज जो है इंस्टीट्यूट, इसने इस तकनीक को बढ़ावा दिया है, ठीक है। और भारत में भी वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। भारत में भी इस पर काम चल रहा है, ठीक है, मतलब भारत भी लगा हुआ है। और कोशिश की जा रही है कि भविष्य में इससे बिना इंसान पर टेस्ट किए कई नई दवाओं का जो है बनाई जा सकें। यानी कि जैसे मान लीजिए हम जब कोई दवा बनाते हैं ना, तो अब क्या करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं ना। आपने देखा होगा कि कई लोगों को पकड़ पकड़ कर दवाई दे दी जाती है, फिर देखा जाता है कि कैसा रिएक्शन होगा, क्या साइड जो है इसके इफ़ेक्ट होंगे। तो उस तरह की चीज़ें की जाती हैं। तो यहाँ पे अगर ये सक्सेस हो जाएगा तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक। आगे बढ़ जाए। देखिए यहाँ पे शायद दिया भी है कि आर्गन ऑन चिप प्रौद्योगिकी विकास के लिए उठाए गए कदम, क्या क्या कदम उठाए गए हैं, तो न्यू ड्रग्स और
क्लिनिकल ट्रायल्स नियम 2019 में संशोधन। ये संशोधन ह्यूमन ऑर्गन ऑन चिप्स अन्य नॉन एनिमल मेथड्स उपयोग की अनुमति देता है। ठीक है। जीनोम इंडिया परियोजना, देखिए याद रखिएगा, जीनोम जो जीनोम इंडिया परियोजना मैंने आपको बताई है ना, उसमें जो क्या किया गया, 10,000 जीनोम को जो है डेटाबेस लिया गया है, उसमें शोध किया जा रहा है। ठीक है। अभी 2020 से क्या किया गया, शुरू हो गया है। तो भारतीय जैविक डेटा जो आपका IBDC है ना, उसके बारे में दिया गया है कि भारत में लाइफ साइंस डेटा के लिए पहली राष्ट्रीय रिपोजिटरी, इससे शोधकर्ताओं को डेटाबेस उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। ठीक है। फेनोमेना इंडिया परियोजना, देखिए फेनोम इंडिया परियोजना, इसके बारे में अगर देखते हैं तो CSIR द्वारा प्रिसीजन मेडिसिन को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय आबादी के अनुरूप एक व्यापक फेनोमेन डेटाबेस तैयार करने की शुरुआत की गई है। तो फेनोम इंडिया परियोजना याद रखिएगा, जीनोम इंडिया परियोजना याद रखिएगा। तो ये ठीक है, बस यही सारी चीज़ें हैं और ज़्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या टॉपिक है। अगला जो आपका टॉपिक दिया गया है वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक दिया गया है और इसमें दिया गया, अच्छा हाँ, जो पार्किंग रोग्स है ना, उसके बारे में बात की गई। देखिए पार्किंग रोग्स के बारे में अगर आपको मैं सीधे शब्दों में बात करूँ तो वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक जो है खोज की है, जिसमें कहा गया है कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उसमें जो डायनेमिक्स को संतुलित रखें तो पार्किंग रोग जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। सबसे पहले आप ये समझने का प्रयास करिए कि ये पार्किंग्स बीमारी है क्या। ठीक है। तो ये जो पार्किंग्स आपका रोग है ना, वो एक ऐसा रोग है जो जिसमें दिमाग की एक गंभीर बीमारी है। ये क्या है, ये याद रखिएगा इसको, दिमाग की एक गंभीर बीमारी है। ठीक है। इसमें होता क्या है कि इसमें जो है शरीर है ना आपका, वो कंपन, ठीक है, और धीमी गति हो जाएगी इसमें। ठीक है, धीमी गति, और जैसे चलने में परेशानी होगी या फिर याददाश्त की कमजोरी जैसे, या फिर लक्षण जो कमजोरी होगी ना, उसे लक्षण आपको नज़र आने लगेंगे। तो इसी को कहा जाता है पार्किंग्स रोग। ठीक है। इसमें जैसे क्या होगा कि आपको याद होगा कि जब किसी चीज़ की आपको लत लग जाए, मान लीजिए, ठीक है, तो लत लगने का मतलब क्या है कि आपका जो हार्मोन है ना, डोपामिन, ठीक है, ये अत्यधिक आवश्यकता से रिलीज होने लगता है। तो जब ये रिलीज ज़्यादा होने लगेगा तो इसके लिए क्या होगा कि आपको आपने एक वो मीम्स चल रहा है ना, आपका याद होगा, मूवी का मुझे याद नाम नहीं है, देखते हैं कि नहीं आप मूवी, कि वो भूल के डायलॉग कि ना तो आप मूवी देखते हैं ना आप पढ़ाई करते हैं, तो आप करते क्या हैं, तो मूवी भी देखा करिए, पढ़ाई भी किया करिए। ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि क्या होता है कि जैसे सरसराहट, थरथराहट, कपकपाहट, बुदबुदाहट, चुड़बुड़ाहट, ये सब चीज़ें आपको होने लगती हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको चाय पीने की आदत है, या किसी को ड्रिंक करने की आदत है, या किसी को स्मोकिंग करने की आदत है, तो जब वो बहुत समय तक नहीं मिलेगी तो क्या होगा, वो फिर कपकपी जैसी चीज़ें उनको महसूस होने लगती है। तो वही सारी चीज़ें, उसी को बोला जाता है पार्किंग्स रोग। ठीक है। तो इसमें जो आपका डोपामिन है ना, तो उसमें केमिकल बनने वाली जो न्यूरॉन्स कोशिकाएं हैं वो मरने लगती हैं। ठीक है। और ये धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी है। तो जब ये धीरे धीरे बढ़ने लगेगी तो फिर जान ही रहे हैं कि सारी चीज़ें क्या होगी, गड़बड़ होने लगेंगी, खराब होने लगेंगी। अब इसका संबंध माइटोकॉन्ड्रिया से कैसे है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो डायनेमिक्स है ना, उसके बारे में अगर आप समझें तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिश का क्या कहा जाता है, याद है ना। देखिए सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, पावर हाउस। ठीक है। तो जब पावर हाउस इसको कहा जाता है तो इससे संबंध क्या होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी हिलते डुलते रहते हैं और आपस में जुड़े और टूटे रहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, या माइटोकॉन्ड्रियल डायनेमिक्स कहा जाता है इसको। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रियल डायनेमिक्स यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो बदलाव है ना, या मूवमेंट हो रहा है ना, उसी के हिस्से को, जैसे जुड़ना, टूटना, ये बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये बैलेंस नहीं होगा ना तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, डिसबैलेंस हो जाएंगी। ठीक है। तो इसी तरीके से ये चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है। अब कनेक्टेड होती हैं मतलब ऐसे आप समझिए कि जैसे पार्किंग्स रोग है ना, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया सही काम नहीं करता, और माइटोकॉन्ड्रियल जो डायनेमिक्स है उसमें जब गड़बड़ी हो जाएगी तो न्यूरॉन कोशिकाएं होने लगेंगी, मरने लगेंगी। और जब न्यूरॉन कोशिकाएं मरने लगेंगी तो खासकर कुछ जो जीन होते हैं ना, जैसे पिंक वन या पार्किंग जिसको बोल सकते हैं, जो कि पार्किंग से जुड़े होते हैं, वे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करेंगे, नियंत्रण करने लगते हैं। ठीक है। और नियंत्रण करने लगेंगे तो इसी चीज़ से क्या होगा कि पार्किंग रोग जो है आपका वो प्रभावित होने लगेगा। ठीक है। अब इसी सारी चीज़ की यहाँ पे आपसे बात की गई है। तो देखिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दिया गया है। इतना मुझे नहीं लगता जितना मैंने आपको बता दिया ना, इतना इसमें दिया भी गया होगा। ठीक है।
ये देखिए पावर हाउस को कहा जाता है, गोलाकार डीएनए, ठीक है। बस मैंने जो आपको कहानी सुनाई है ना, बस उस कहानी को याद रखिएगा, और आपको इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, ठीक है। बस इतना याद रखिए कि चर्चा में इसलिए था क्योंकि वैज्ञानिकों ने शोध किया है इसमें। क्या क्या शोध किया है कि जो है माइटोकॉन्ड्रियल जो डायनेमिक्स है को संतुलित रखें तो पार्किंग जैसी बीमारी भी को भी रोका जा सकता है, यानी कि इसको बढ़ने से रोका जा सकता है, ठीक है। किसको रखने से? तो माइटोकॉन्ड्रियल डायनेमिक्स को। माइटोकॉन्ड्रियल डायनेमिक्स क्या है? अभी आपको बताया था ना, जैसे जुड़ना टूटना, तो ये क्या है? ये इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसको क्या कहा जाएगा? माइटोकॉन्ड्रियल डायनेमिक्स कहा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए। अगला आपका टॉपिक यहाँ दिया है कि एकीकृत जीनोमिक चिप। एकीकृत जीनोम, अच्छा ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं कि एकीकृत जीनोम चिप क्या है, सीधे शब्दों में समझिए आप। इसमें जो भी लिखा है उसे छोड़ दिए, लेकिन इतना समझिए कि ये जो एकीकृत जीनोम चिप है ना, वो एक ऐसी छोटी सी चिप होती है जो इंसान के डीएनए, ठीक है, डीएनए की बहुत सारी जो जानकारी होती है ना, उनको एक साथ पढ़ सकती है, समझ सकती है, या उसका विश्लेषण कर सकती है। उसी को क्या कहा जाता है? एकीकृत जीनोम चिप, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कई तरह के जीन और आनुवंशिक जानकारियों को एक जगह पर जोड़ा गया होता है, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं कि जैसे डीएनए की जांच करना, यानी कि व्यक्ति के जो जीन है उसमें बदलाव या रोग से जुड़ी जानकारी को निकालना, ठीक है, यानी म्यूटेशन के बारे में पता करना, ठीक है। आगे क्या हो सकता है कि रोगों की पहचान करना, जैसे कैंसर, डायबिटीज़ या थैलेसेमिया जैसे कई सारी बीमारी हैं उसके बारे में पहचान करना, या फिर व्यक्तिगत इलाज, जैसे कौन सी दवा उस इंसान पर असर कैसे करेगी ये बताने में मदद करेगा ये, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है कि एकीकृत जीनोम चिप, ठीक है। अब इसी के बारे में यहाँ पे दिया गया हो कि इस जो चिप है इसके प्रकार यहाँ पे दिए हैं, तो कौन कौन, जैसे गौ चिप दिया है जो गायों के लिए, और महेश चिप दिया है जो भैंसों के लिए। याद रखिएगा महेश चिप, अगर आपको कन्फ्यूज करने के दे सकता है ये, ठीक है, तो महेश चिप याद रखिएगा भैंसों के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार की कई सारी चिप बनाई गई हैं, तो वो जैसे मनुष्यों के लिए, गायों के लिए, पशुओं के लिए, सबके लिए चिप का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये चर्चा में क्यों था, तो भारत में हाल ही में जो अपनी खुद की जीनोमिक चिप विकसित की है, दिखा है कहीं भारत में पशु के लिए, लाभ के लिए जीनोम चिप को स्वदेशी, हाँ देखिए वही है, इसलिए चर्चा में था, ठीक है। और इसे एसएनएफ चिप भी कहा जाता है, जिसमें लाखों जीन जो स्निप्स की जानकारी एक साथ होती है। बस यही सब चीज़ें हैं, चलिए यही सब है, और कुछ नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस ये भी नहीं है, ठीक है। अच्छा आपको लग रहा होगा सर बार बार रॉकेट साइंस बोल दे रहे हैं। देखिए मेरी किसी बात से आप परेशान मत हुआ करिए, मैं आप लोग को अपना समझता हूँ, तो मुझे लगता है कि ठीक है। बाकी अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता हो तो आप मुझे डायरेक्टली कह सकते हैं, लेकिन मैं पूरा प्रयास करता हूँ। मैं देखिए कई बार आपको लगता होगा कि सर थोड़े से एरोगेंट हो रहे हैं, या फिर समय नहीं देते हैं, या मतलब देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मुझे आपके लिए और अपने लिए दोनों के लिए सोचना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि ना ही इतना अच्छा समय है चल रहा है कि आप मुझ पे भरोसा कर सकें, ना ही मैं आप पे। फिर भी मैं कोशिश पूरी करता हूँ, क्योंकि मैं आप पे पूरा भरोसा करता हूँ, और आपके चेहरे आज भी मुझे याद हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए और इस पागल सर के लिए आप कुछ ना कुछ लाइफ में ज़रूर करेंगे। मुझे आपसे पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन आपके रिस्पॉन्स कुछ मुझे अच्छे मिलते नहीं हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आप, या तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगता, या आप थोड़ा सा हो सकता है कि अभी आपको ये लगता हो कि सर अभी से पढ़ने की क्या ज़रूरत है, अभी समय पड़ा है, ठीक है। तो मैं आपसे एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये समय कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको अभी से, और अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी, ये आप अभी से समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। क्योंकि कभी कभी जब मैं अपनी टीम से बात करता हूँ तो देखता हूँ, क्योंकि मुझे अभी इतना समय मिल नहीं पा रहा कि मैं आपको उतना समय दे पाऊँ, तो इसलिए मैंने सर को भी बोला कि सर आप जो आपने वादा किया है मुझसे वो आप प्लीज़ जो है पूरा करिएगा। तो बोले हैं कि नहीं मेरे बच्चों से बात होती है, मैंने उनसे बात है किया, मैं पूरा करूँगा, ठीक है। तो जब सर आपके लिए खड़े हैं, मैं आपके लिए खड़ा हूँ, तो
फिर आपको डरने की क्या ज़रूरत है, आपको घबराने की क्या ज़रूरत है। आप बस कम से कम इतना तो करिए कि वो रिस्पॉन्स हमें दिखाइए, ठीक है। मुझे भी लगे कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा प्राउड फील हो कि आप मेहनत कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगना चाहिए ना, ठीक है। खैर चलिए, वो आपका एक पर्सनल मैटर हो सकता है, मैं उसमें ज़्यादा जाऊँगा नहीं। देखते हैं इसमें क्या क्या बचा है। देखिए अगला टॉपिक है आपका बायो ईथरी नीति। अच्छा, बायो ईथरी का मतलब ये है कि बायो ई थ्री का मतलब यह है कि ई कॉमा ई कॉमा ई। देखिए इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार, ठीक है। यही एक बायो ई3 पॉलिसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। चलिए देखते हैं ये है क्या, ठीक है। मैं अभी आपको एकदम सीधे शब्दों में समझाता हूँ कि क्या है ये। तो सीधे शब्दों में समझिए कि बायो इंटर जो फेरोमीटर टेक्नोलॉजी है या बायो इंटरफेरोमीटर टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में अगर आप समझें, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, बायो ई3 टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे ना, चलिए उसी के बारे में समझते हैं। ये कुछ अलग टेक्नोलॉजी में बताने लग गया था। बायो ई3 में एक्चुअली वो मुझे याद आ गया था, एक टेक्नोलॉजी अभी चर्चा में थी ना, तो मुझे लगा, चलिए खैर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे आपसे कि बायो ई3 टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट के बारे में या एम्पावरमेंट के बारे में। तो इसके बारे में यहाँ पे दिया है कि इसका उद्देश्य जो है बायो मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया में क्रांतिकारी जो बदलाव है उसके बारे में दिया गया, और अत्याधुनिक को फ्रेमवर्क को तैयार करना है। कुछ नहीं, देखिए इसको याद रखिएगा कि जो इसके कुछ प्रमुख हिस्से हैं, जैसे इको फ्रेंडली या जो है एफिशिएंट या फिर इकोनॉमिकल जो फैक्टर है ना, उसके बारे में यहाँ पे ध्यान दे रखिएगा, ठीक है। अब इसमें जैसे कई सारी चीज़ें हैं, इसके क्षेत्रक का याद रखिएगा आप। कुल कुल मिला के आप थोड़ा सा बस यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसके जो प्रयोग हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। तो जैसे जैव आधारित रसायन एंजाइम, उपयोग खाद्य एवं पदार्थ जो स्मार्ट प्रोटीन है उसके बारे में, या प्रेसिजन जो है चिकित्सा विज्ञान के बारे में, या जलवायु अनुकूलन कृषि के बारे में, कार्बन कैप्चर के बारे में, भविष्य के समुद्री जो अंतरिक्ष अनुसंधान है उनके बारे में, ठीक है। तो ये आपके क्षेत्र हो सकते हैं, बस ये याद रखिएगा कि ये किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर आपसे बात करूँ तो कृषि हो गया, जैसे जैविक खाद, कीट नियंत्रण से संबंधित सारी चीज़ें हो जाएंगी। या फिर मैं अगर स्वास्थ्य की बात करूँ तो जैव उपचार, नई दवाएं, ठीक है। या फिर पानी का जो शुद्धिकरण होगा, यानी गंदे पानी को साफ करने वाले जो बायो किट्स हो उसके बारे में, या कचरा प्रबंधन जैसे जैव अपशिष्ट उसके बारे में बदलाव करना। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई होंगी। बहुत ज़्यादा इसको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि बायो ई3 है क्या, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि बायो ई3 क्या है। और जैव कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या एआई का जो है, वो सारी चीज़ें हैं इसमें। तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। बस इतना याद रखिए कि इसका जो कार्यान्वयन है ना, एक सेकंड, कार्यान्वयन है ना इसका, तो ये जैव प्रौद्योगिकी यानी कि डीबीटी द्वारा इस नीति का क्रियान्वयन किया गया है, ठीक है। यानी जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसका क्रियान्वयन किया गया है। इसका प्रमुख जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था या बायो इकोनॉमी की हासिल करना है। बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। बाकी और इसमें बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। कुछ और बचा है क्या इस टॉपिक में? देखिए यही डर लगता है कि आपको समझाते समझाते ना बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, तो डर लगता है इस बात का, क्योंकि फिर आप देखना भी पसंद नहीं करते और हमारी मेहनत भी थोड़ी सी यूं ही चली जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या बचा है इसमें, एक सेकेंड। अब जो टॉपिक है आपका वो है एंडोसिम्बायोटिक सिद्धांत। अच्छा ठीक है, देखिए एंडोसिम्बायोटिक सिद्धांत के बारे में अगर आप समझें तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि ये जो सिद्धांत है ना, ये बताता है कि कोशिकाओं के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है ना, जैसे जो अंग होते हैं, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या क्लोरोप्लास्ट हो गया, उसके जो अंग होते हैं ये पहले कभी स्वतंत्र जीवाणु थे, ठीक है। यानी ये दोनों थे वो कभी स्वतंत्र जीवाणु थे। बाद में ये छोटे छोटे जो जीवाणु हैं दूसरी बड़ी कोशिकाओं के अंदर चले गए, ठीक है। यानी क्या था, ये पहले जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट, ये क्या थे, पहले ये पहले अपने आप में स्वतंत्र होते थे,
तो आपको पता होगा कि आपने सेल पढ़ा होगा, ठीक है, आपने सेल पढ़ा है, सेल में आपने न्यूक्लियस पढ़ा होगा, वैक्यूल्स पढ़े होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है। तो ये सब, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या था, पहले एक स्वतंत्र अवस्था में था। इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट क्या था, किसी सेल से अलग था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि ये एक दूसरी बड़ी कोशिका के अंदर चले गए, यानी क्या हुआ, ये सेल के अंदर चले गए, और सेल के अंदर चले गए तो ये आपस में मिलजुल कर रहने लगे। इसी को कहते हैं एंडो सिम्बायोटिक, यानी भीतर रहकर सहयोग करना, यानी कि किसी सेल में जाना और सहयोग करना, इसी को कहते हैं एंडो सिम्बायोटिक जो है थ्योरी, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि चर्चा में क्यों थे, ठीक है। तो ये जो चर्चा में थी इसमें कहा गया है कि ये शोधकर्ताओं ने जो ऑर्गेनेल है ना, ये जो अंगक हैं, एक प्रकार की खोज की, इसमें नाइट्रोप्लास्ट नाम दिया है, और इस अंग की ब्रारुडोल्फेरा बेगिलोबी नामक समुद्री शैवाल से खोज की है। यह शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण में योगदान करेगा, ठीक है। याद रखिएगा कि नाइट्रोजन में क्या करेगा, ये शैवाल जो है वो करेगा, ठीक है, सहयोग करेगा, ठीक। मैं अगर आपको बताऊं कि ये हुआ कैसे, तो ये समझिए कि अरबों साल पहले, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एंडो सिम्बायोटिक सिद्धांत की, ठीक है। इसके बारे में समझें तो अरबों साल पहले पृथ्वी पर जब कुछ बैक्टीरिया स्वतंत्र रूप से रहते थे, तब एक बड़ा बैक्टीरिया एक छोटे बैक्टीरिया को खाकर लेकिन पचा नहीं पाया, ठीक है। और जब पचा नहीं पाया तो धीरे धीरे वो छोटा बैक्टीरिया क्या किया कि उस कोशिका के अंदर ही रहने लगा, और जब रहने लगा तो ऊर्जा बनाकर देने लगा। अब जब ऊर्जा बनाकर देने लगा तो धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के जीना सीख लिया, ठीक है। अब जब जीना सीख लिया तो अब वही अंदर का किया गया कि जीवाणु आज हमारे शरीर की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट बनकर बन गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं, तो इसी के बारे में दिया गया है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है के बारे में, एक खुद के डीएनए होते हैं जो बैक्टीरिया के दिखते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैं अगर आपसे यहाँ पर डीपली समझाने लगूँ तो बहुत समय इसी में चला जाएगा। बस इतना याद रखिए कि जो एंडोसिम्बायोटिक है वो क्या है, मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे कहानी सुनाई, बस उसको याद रखिएगा, ठीक है। इस सिद्धांत के बारे में बस यही आपसे यहाँ बात की गई होगी कि जैसे कुछ कोशिकाएं अंग स्वतंत्र जो है स्वच्छंद प्रयोग विकसित हुए हैं, जो दिल्ली में केंद्रक होता है, ठीक है। वो कहानी बस याद रखिएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा चूँकि इसमें समझ नहीं पाएंगे आपकी किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, बस कोई नहीं, वो उस कहानी को बस याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम आगे बात, अगला जो हमारा यहाँ टॉपिक दिया है बोलबाचिया बैक्टीरिया। देखिए बोलबाचिया जो बैक्टीरिया है ना आपका, वैसे इसको बोलबाखिया बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे शायद मुझे लगता है गलत लिख दिया है, बोलबाखिया बोलते हैं इसको शायद, ठीक है। बोलबाखिया जो बैक्टीरिया है ना, ये एक अल्ट्रा सूक्ष्म बैक्टीरिया है जो कि कीड़ों की कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, ठीक है। जो कीट होते हैं ना आपके, ठीक है, कीड़ों के ये कोशिका है ना उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। खास करके जैसे मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, या तिलचट्टा हो गया, ये कीट पतंगे हो गए, उसमें पाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही दिया गया होगा, देखिए बोलबाचिया जो बैक्टीरिया है इनकॉर्सिया फॉर्मोसा नामक ततैया, अच्छा चलिए, ततैया जो है वेस्प होता है ना, उसके तहत परिवर्तन किया जाएगा तो केवल पादपों में जन्म दिया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए क्या हुआ कि जो आपका ततैया है ना, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि इसमें कुछ इस तरह से परिवर्तन किया गया कि उसमें केवल मादाओं का ही जन्म हुआ, यानी उसमें पुरुष का जन्म नहीं हुआ, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये जो बालबाखिया जो बैक्टीरिया है इसके बारे में, तो ये जो करता क्या है कि ये मच्छरों के अंदर वायरस को पनपने नहीं देता, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस, या मच्छरों की जनसंख्या नियंत्रित कर देता है, ठीक है। और जैसे मादा मच्छर में ही ये फैलता है, नर मच्छरों में नहीं जाएगा ये, यानी कि एक प्रकार से माना चलिए मादा मच्छरों में ही जाएगा, या नर मच्छरों में जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पे दिया है कि इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कैसे किया जा रहा है, यानी इसका हमारे लिए क्या प्रयोग हो सकता है उसके बारे में समझिए। तो ये जो वैज्ञानिक है ना, बालबाखिया से भरे मच्छर को जोड़ते हैं ताकि वो अन्य मच्छरों से मेल करके वायरस न फैलाने वाले मच्छर पैदा करें, ठीक है। इसे ही जो है बालबाखिया बेस्ड जो है मॉस्कीटो कंट्रोल टेक्निक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया गया है वो ततैया के रूप में दिया गया। आपसे पूछा भी जा सकता है, केवल ततैया के बारे में नहीं, मैंने आपसे यहाँ पे बताया कि मक्खी हो गई, मच्छर हो गया, ठीक है, और तिलचट्टा हो गया, सॉरी तिलचट्टा हो गया, कीट पतंगे हो गए, इसके बारे में भी यहाँ पे आपको देख सकते हैं। तो यहाँ रखिएगा कि केवल स्पेसिफाई नहीं कर दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। इतना यहाँ पे मुझे नहीं लगता दिया होगा इसमें, देखिए दिया तो है, इजिप्ट मच्छर वगैरह ये सारी चीज़ें दी हैं। तो जो मैं कहानी समझा रहा हूँ ना उसको बस आप याद रखिएगा, ठीक है।
इसमें चूँकि इतना ज़्यादा टफ दे दिया जाता है ना कि थोड़ा समझना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूँ कि ये चर्चा में क्यों था, तो हाल ही में क्या किया है कि भारत के कई शहरों में जैसे बेंगलुरु, मुंबई और इसे जो संबंधित जो तकनीक है ना, तो डेंगू कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। और जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना, WHO, इसने भी सुरक्षित और अवसर जो है असरदार माना है इसको, ठीक है, इसलिए ये चर्चा में आ गया। तो 2024-25 में कई जो है ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न बन सके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ देता हूँ, अगर आपको ये लग रहा हो कि सर इसको नहीं पढ़ रहे हैं, बस अपनी कहानी बता रहे हैं, तो मैं ये भी पढ़ देता हूँ। तो देखिए जो यहाँ पे दिया है कि बोलबाचिया, वैसे तो बोलबाकिया है ये, लेकिन ठीक है, ये आमतौर पर नेमाटोड और आर्थ्रोपोड खास करके कीटों में पाया जाता है। देखिए अब आपको ये समझाना पड़ेगा, ठीक है, अब छोड़ दीजिए इसको, बस आप इतना याद रखिए जो मैंने आपको कहानी समझाई है, ठीक है। यह बैक्टीरिया कीटों में अंडों में पाया जाता है। कीटों की क्या किस में पाया जाएगा, अंडों में पाया जाएगा, परंतु यह उनके शुक्राणु में नहीं पाया जाएगा। देखिए सीधी बात यह है कि स्पर्म होता है और ओवम होता है, ठीक है, तो ये किस में पाया जाएगा, ओवम में पाया जाएगा, लेकिन स्पर्म में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। अब इसी में कह रहा है कि केवल मादा ही इस बैक्टीरिया को अपनी संतति तक पहुंचा सकती हैं। भाई सीधी सी बात है, जब ओवम की बात हो रही, स्पर्म की बात ही नहीं हो रही, तो क्या करेगा, ठीक है, जबकि नर ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। बस वही सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इसमें बहुत समस्या नहीं है, बस इतना याद रखिए जो मैंने आपको जो एक छोटी सी कहानी सुना दी ना, बस उसको आप एकदम रट लीजिएगा, उससे बाहर नहीं है ये सब कुछ, ठीक है। और कुछ बचा है इसमें? अब ये टॉपिक है आपका हैफ्लिक लिमिट। अच्छा चलिए देखिए, हैफ्लिक ये एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, ये उस सीमा को मतलब आप ऐसे समझिए कि हैफ्लिक जो लिमिट है, तो मान लीजिए एक कोशिका है आपकी, ठीक है, एक कोई सेल है आपके, तो मैंने आपको पढ़ाया कि सेल डिवीजन होता है, ठीक है। तो आप इतना याद रखिए, जब कोई कोशिका बार बार बढ़ती है यानी डिवाइड होती है, और जो डिवाइड होने के बाद एक समय ऐसा आता है कि जब वो और नहीं बढ़ सकती, यानी कि और डिवाइड हो ही नहीं सकती, एक समय उसकी ये ख़त्म हो जाती है सीमा, उसी को क्या कहा जाता है, हैफ्लिक लिमिट कहा जाता है, ठीक है। अब इस कोशिका की जो सीमा तय होती है वो कुछ मान के चलिए, वो कुछ इतनी बार बढ़ सकती है कि इसी को जो है हैफ्लिक लिमिट कहते हैं, और जो बढ़ने की जो एक पॉसिबिलिटी सीमा होती है ना, उसी को आप लिमिट कह सकते हैं, ठीक है, जितनी बार ये बढ़ सकती है। इसे किसने खोजा, तो इस सिद्धांत को लियोनार्ड जो हैफ्लिक थे ना, लियोनार्ड क्या थे, हैफ्लिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। और कब खोजा था ये, तो ये 1961 में शायद खोजा था, ठीक है, 1961 में इसकी खोज की थी। और ये सीमा जो है कितनी होती है, तो ये 40 से 60 बार हो सकती है। कितनी बार, 40 से 60 बार, शायद यहाँ दी गई होगी, शायद दिया है कि नहीं, नहीं देखिए यहाँ नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 40 से 60 बार होती है। और ये इसके बाद जो है बूढ़ी हो जाती है और फिर ये मर जाती है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि इसमें डिवीजन का वो नहीं बचता, ठीक है। ऐसा होता क्यों है, तो हर बार जब कोशिकाएं बढ़ती हैं तो उसमें DNA के जो सिरे होते हैं ना, जो टेलोमर्स होते हैं ना, जो थोड़े थोड़े छोटे हो जाते हैं, और एक समय बाद इतने छोटे हो जाते हैं कि कोशिका और बढ़ ही नहीं सकती है, ठीक है। तो क्या होता है कि DNA के जो सिरे होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, लगातार धीरे धीरे जब सेल बनती चली जाएगी, वो तो धीरे धीरे क्या होंगे, छोटे होते चले जाएंगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि फिर उसके बाद एक नई जो है बढ़ ही नहीं सकती वो, ठीक है, डिवीजन हो ही नहीं सकता। तो उस तरीके से इस चीज़ को देखा जाता है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या दिया है कि ये चर्चा में क्यों था, मैं आपको यही बता देता हूँ। देखिए ये चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि जो इग्निंग और उम्र बढ़ने के जो समझने का जो है इसका बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है। तो उसी को यहाँ समझने का प्रयास किया गया कि जो लियोनार्ड हैफ्लिक का निधन हो गया, अच्छा ओके, इनका क्या किया गया कि इनका निधन हो गया, उसी के बारे में चर्चा में आ गया। इन्होंने क्या किया था, इसको 1961 में खोजा था, ठीक है। तो हैफ्लिक लिमिट की अवधारणा प्रस्तुत की थी, और इन्होंने बुढ़ापे की समझ और मौलिक रूप से बदल दिया, ठीक है। बुढ़ापे की इसको समझ को इन्होंने बताया था। लिमिट के बारे में यहाँ पे दिया है कि ये अधिकतम संख्या जितनी बार किसी कोशिका की आबादी विभाजित हो सकती है तब तक ये विभाजित होती रहती है, ठीक है। इस कोशिका जो चक्र है अवरोध साइकिल तक नहीं पहुँच जाती है। चलिए ठीक है, मैं वही सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें थी। बाकी इसमें मुझे लगता है कि जो चर्चा में रहा था, वो उसका मुझे लगता है कि जो मेन उद्देश्य था ना, वो कैंसर कोशिकाओं को लेकर के था। जैसे यानी कि जो अनियंत्रित रूप से बढ़ती रहती हैं ना, उसके बारे में यहाँ पर रिसर्च हुआ था, उसके मुद्दे के बारे में था शायद, मुझे लगा इसलिए चर्चा में होगा, लेकिन ठीक है, हो सकता है कि अपडेटेड वाले में हो। तो ये आपका था टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है।
आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए बहुत लंबा आपको वीडियो मुझे लगता हो भी गया है। कोशिश की थी मैंने आपको कि बहुत ज़्यादा ना डीप जाना पड़े, लेकिन मैं गया भी नहीं। लेकिन क्या किया जाए, टॉपिक इतने ज़्यादा हैं कि मैं आपसे चलिए ठीक है। फाइनली बात यह है कि आप थोड़ा सा पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इंजॉय करते रहिए, ठीक है। कहानी सुनिए, पढ़ाई भी करिए, इंजॉय भी करिए, खाते पीते रहिए। गर्मी बहुत पड़ रही है, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। अगर कोई भी कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कॉल ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इस समय मैं थोड़ा सा समय दे नहीं पा रहा हूँ। बहुत मुश्किल से आपके लिए समय निकाला। आज कोशिश की थी कि मैं काफ़ी कोशिश करूँगा, लेकिन ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, मुझे लगता है कि इसको समझना और समझाना आसान नहीं होता, ठीक है। तो चलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे पास भी समय की थोड़ी सी कमी है इस समय। कोशिश करूँगा कि मैं इस हफ्ते तक आपकी ये सारी क्लासेस दे दूँगा टेक्नोलॉजी की, ठीक है। तो जो मैं आपको कहानी सुनाया हूँ, बस उसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। इसमें जो भी लिखा है उसको थोड़ा सा पढ़ते रहिएगा, बाकी ठीक है। बस जो मैंने आपको कहानी सुनाई है ना, बस वो थोड़ा सा याद रखिएगा, उससे ही प्रश्न आपको अगर बनेगा तो बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे जब भी मैं आपकी नेक्स्ट टाइम क्लास लूँगा, तो तब बात होगी आपसे, ठीक है। चलिए, आई होप सब अच्छे होंगे आप लोग, ठीक है। तो रखें। ओके, बाय।